जैसे इतने कार्यकर्ता हैं, उत्साही होते हैं, इतने साथ में चल रहे हैं। नंदी भाई चाय हमका लाओ, हम बनाते हैं। एकदम परफेक्ट बनी थी। कई सारे लोगों को टेस्ट कराया, खुद भी पिया, आपने पूछा परफेक्ट बनी ही नहीं बनी। अच्छा, मंत्री जी लोग की चाय को कौन बुरा कहेगा? कौन कहेगा? मंत्री लोगों की चाय यहाँ कोई मानते ही नहीं मुझे मंत्री। बसपा इसकी पार्टी की आप पॉलिटिक्स कर रहे थे, मायावती पैसा लेकर टिकट देती हैं, ये आरोप लगता रहा है। मंत्री बन गए तो और बहुत बड़ा काम है, और पैसा देना पड़ता है, ये भी आरोप कई सारे लोग लगाते हैं। आपकी क्या कहानी है? टिकट मिलने का तो आपने बता दिया, मंत्रालय मिलने का? मंत्री हैं, सरकार हैं, आप कई कई इलाकों में हम जाते हैं, मुस्लिम मतदाताओं से मिलते हैं, वो कहते हैं कि सर बीजेपी की नीतियां अच्छी हैं, मान लीजिए हम ये मान भी लें, तो ये 80 और 20 क्या है? क्या हम 20 उनके एजेंडे में शामिल नहीं हैं, उनके पॉलिटिकल मोटिव में शामिल नहीं हैं? अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री का क्या सोचना है इस पर? नमस्ते, मेरा नाम सिद्धांत है और दी लंदन टॉप की चुनावी यात्रा में इस समय हम लोग प्रयागराज में हैं। कालांतर में इलाहाबाद कहा जाता था, नई सरकार आई, नाम बदलने की प्रक्रिया शुरू हुई, इलाहाबाद का नाम बदल के हो गया प्रयागराज। और इलाहाबाद दक्षिणी जो विधानसभा सीट है उससे मौजूदा विधायक और यूपी सरकार में सिविल एविएशन, पॉलिटिकल पेंशन, माइनॉरिटी वेलफेयर, वक्फ और हज ये मिनिस्ट्री संभाल रहे नंद गोपाल गुप्ता नंदी जी हमारे साथ फ्रेम में मौजूद हैं। सर, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और हालिया परिचय सोशल मीडिया वाला दिया जाए तो प्रचार करते करते चाय बनाने लगते हैं, क्या हुआ था? हुआ कुछ नहीं था, हम लोग के सब पुराने साथी संगति हैं। हमने चाय की दुकानों पर चाय की पत्ती बेची है, हमने समोसे बनाए, हमने मिठाई बनाई, जलेबी बनाई। तो पुराने साथी मिल जाते हैं, कहते हैं नंदी भाई ये करो, तो सबने कर लिया। अच्छा, कहा किसी ने? हाँ कहा, मैंने एक न्योता था क्या? ये न्योता मीन्स जैसे इतने कार्यकर्ता हैं, उत्साही होते हैं, इतने साथ में चल रहे हैं। नंदी भाई चाय हमका लाओ, हम बनाते हैं। अच्छा, चाय की दुकान पर चाय बनाए, चीनी भी डाला, दूध भी डाला, आपने पूछा परफेक्ट बनी कि नहीं बनी, तो क्या बोले? आम जनमानस को भी दिया हमने। बोले क्या? एकदम परफेक्ट बनी थी। कई सारे लोगों को टेस्ट कराया, खुद भी पिया। अच्छा अच्छा, मंत्री जी लोग की चाय को कौन बुरा कहेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा, पूरा कौन कहेगा? मंत्री लोगों की चाय यहाँ कोई मानते ही नहीं मुझे मंत्री। अच्छा, कोई मानता नहीं? यहाँ नंदी भाई, नंदी भैया, किसी के अंकल, किसी के, कोई मेरा अंकल, कोई परिवार में भाई की तरह, इस तरह से जो जुड़ाव है। और तो आप मेरे साथ बैठिए, गाड़ी पे चलिए, तो आप देखिए एक सब्जी का ठेला लगा रही बूढ़ी माँ, उसको हाथ हिलाएंगे तो वो अपनी तराजू रजी छोड़ के दोनों हाथ से दौड़ेगी, मतलब मिलने के लिए। कोई भाई सब्जी का ठेला लगा रहा है, फुटपाथ पे सब्जी लगा रहा है, कोई पकौड़ी चाय बेच रहा है, चाट बेच रहा है। यहाँ तक कि हम दिन भर एक बड़े घर की बेगारी इसलिए करते थे, रात को अपने घर टीवी देखने थे। वो कहता था मेरा जूता पॉलिश करा के ले आओ, तो चौक चले गए, नाज सिनेमा के नीचे जूता पॉलिश करने वाले बहुत बैठते हैं। अभी मैं गया था चुनाव प्रचार में, मोची आकर से मेरे गले लग गया, जो जूता पॉलिश करने वाला। वाह, पहचाने हो नंदी भाई? हम कहा हाँ चाचा, पहचान लिया। हाथ हमने बढ़ाया मिलाने के लिए, कहा नहीं गंदा है। हम कहा लाओ मिलाओ। गंदा है तो कहा हुआ धुल लिया जाए। अच्छा, कैसे आए पॉलिटिक्स में आप नंदी जी? क्या कहानी है आपकी? लोग बड़ा जानना चाहते हैं कि मंत्री लोग जो हैं उनकी कहानी क्या है। पॉलिटिकल जर्नीज बड़ी ज़रूरी भी होती है लोगों की जानना, कैसे आए, क्या आए, कब हुआ, कहाँ से पढ़ाई हुई, ये सब लोगों का बड़ा इंटरेस्ट होता है। क्या पूछना चाह रहे हैं आप? राजनीति कैसे शुरू की? देखिए, राजनीति में आना मेरा कोई सोचा समझा निर्णय नहीं था। प्रयागराज की धरती पे गुंडागर्दी चरम पर थी। एक परिवार जो 20 साल 50 साल से एक घर में रह रहा था, किसी गुंडे ने खरीद लिया और उसको खाली करा लिया। फिर रोते हुए लोग आए, हम मदद नहीं कर सके।
फिर एक गुंडा टाइप का आदमी चुनाव लड़ गया, वो विधायक हो गया। फिर एक गुंडे ने उस गुंडे को या उस विधायक की हत्या कर दी। तो मेरे मन में आया कि जब ऐसे लोग चुनाव जीत सकते हैं, लड़ सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं। और हम बचपन से ही, मेरे मन में कभी ये नहीं आया कि बड़ा काम हम नहीं कर सकते। वीडियो चलाते थे तो भी टारगेट था 100 रुपये रोज कमाना है। 100 रुपये में 3 वीडियो का दिखाते थे लोगों को। 100 रुपये, 120 रुपये में 3 पिक्चर दिखाते थे, तो लगता था 100 रुपये रोज अलग करके रख लें, बचा के सेव। कैसे टीवी चलाते थे और उस पर कैसेट लगा के दिखाते थे? क्या था वो हिसाब किताब? मतलब कई लोग उस जमाने के नहीं होंगे ना दर्शक हमारे, तो हिसाब किताब वो कैसा था, वो सेटअप क्या था? अगर हमारी जर्नी आप पूछना चाह रहे हैं तो क्या ऐसे मेरे जीवन में इतनी कहानी पूरी रात बताते रहेंगे और दर्शक भी बहुत इंटरेस्ट लेकर के सुनेगा और समझेगा। कल मेरे यहाँ एक भाषण दे रहे थे कि हमने टाटा अंबानी की कहानी सुनी है और देखा यहाँ है कि कोई संघर्ष करते करते कैसे यहाँ पहुँचता है। या फिल्मों में दिखाते हैं कि अमिताभ बच्चन या सलमान खान कूदे, नीचे पुतला रहता है और नीचे खड़ा मिलता है। मेरे ऊपर RDX बम ब्लास्ट भी हुआ है, रिमोट बम। आएंगे उस पे हम लोग। हाँ, मैं दिन भर एक बड़े घर की बिगारी, हम लोग झोपड़पट्टी में रहते थे, यही मुट्ठीगंज में, उमा शंकर आयल मिल के सामने, कालीबाड़ी के पीछे। दिन भर एक बड़े घर की बिगारी इसलिए करते थे कि वो अपने घर में टीवी देखने दे। वो कहता था मेरा जूता पॉलिश करा के ले आओ, तो ले आए। चौक चले गए, नाज सिनेमा के पास जूता पॉलिश करने, मोची बहुत बैठते, वहाँ से करा ले। वो कहे मेरा कूड़ा फेंक के आओ, तो जैसे आप जानते हैं कि पहले पुराने घरों में, हमारे आपके यहाँ भी हुआ होगा कि टूटा तसला नहीं होता, उसी में सारा कूड़ा रखते हैं और फेंकने के लिए नीचे चूता भी रहता है, पानी तो मतलब ले जाके फेंकते हैं। कहे मेरा कूड़ा फेंक के आओ, तो रख करके सर पे फेंक आते थे, पानी भी गंदा चूता था। एक दिन ऐसी कोई हंसी की सीन आई, ये जो है जिंदगी एक सीरियल रहता था, सतीश शाह, संपत स्वरूप जी। तो ये जो है जिंदगी एक सीरियल था। मुझे जोर से हंसी आई, हंसी की सीन थी। मकान मालिक के बेटे, वो लोग तो सोफे पे ऐसे बैठते थे, तखत पे बैठते थे, मैं बोरा बिछा के बैठ जाता था देखने के लिए। ब्लैक एंड वाइट टीवी होता था, शटर वाला, बड़ा बड़ा एंटीना। और पूरे मोहल्ले में एक आध घर में शायद कलर टीवी हो, नहीं तो 2-3 घर में ब्लैक एंड वाइट टीवी होता। ट्यून करना पड़ता था उसको, चैनल देखने के लिए झिलमिलाने लगता था। कलर दिखाने के लिए ऊपर से नीला, लाल, पीला, रंग बिरंगा शीशा लगा लेते थे लोग जी। कलर टीवी खरीदना भी लोगों को बस में नहीं था, या पूरे मोहल्ले में 1-2 घर में होता था। तो मकान मालिक के बेटे को जब मैं हंसी की सीन में जोर से हंसा, उसने मेरा कान उमेटा, 2 थप्पड़ मारा, मुझे घर से भगा दिया। अच्छा। अब घर से भगा दिया तो ये मेरे लिए प्रॉब्लम थी, मतलब मैं रोया थोड़ी देर घर आके। ऐसे तो मेरे पिताजी पोस्ट ऑफिस में 4th क्लास एम्प्लॉय थे, पैकर से शुरू किए। मैं जब की बात बता रहा हूँ, होश संभाला उस समय पोस्टमैन थे, डाकिया, चिट्ठियाँ बांटते थे। आया, रोया थोड़ी देर रोने के बाद चुप हुआ। दरवाज़ा बंद था, भाई बाहर निकाल के दरवाज़ा बंद कर दिया। खिड़की से मैं देखने लगा। अच्छा। खिड़की से बहुत सारे झोपड़पट्टी के गरीब बच्चे देख रहे थे। मैं भी बचपन से ही, मेरा चुलबुला स्वभाव कह लीजिए। और नंदी बैल तो मुझे चिढ़ाने लगे। नंद गोपाल पापा ने नाम रखा था। अच्छा, उससे जो तो दोस्त वगैरह नाम हम निकालते हैं अपना। हाँ, तो नंद गोपाल पापा ने नाम रखा था। नंदी बैल चिढ़ाने लगे, क्योंकि मैंने हमेशा गलत बात का विरोध किया, गलत बात पे लड़ाई करी या झगड़ा हुआ। आप सामने वाला कितना पावरफुल या कितना ताकतवर है, लंबा चौड़ा है, मारेगा कि मार खाएंगे, या हम मारेंगे वो मार खाएंगे, इसकी परवाह किए बगैर गलत बात का विरोध कर नंदी बैल चढ़ाने लगे। दिवाली पे आप पटाखा भी घूम के बेचते थे। तो बचपन में जब उसने थप्पड़ मारा और घर से भगा दिया, तो थोड़ी देर रोने के बाद चुप हुआ। फिर गया, तमाम बच्चे देख रहे थे खिड़की से। मैं बच्चों को ऐसे
ऐसे करके हटा के, हाँ। हटा करके ऐसे एड़ी के बल, पैर पंजे के बल खड़े होकर के थोड़ा उचक के देखने लगा। छोटा था, खिड़की ऊंची थी। मकान मालिक के बेटे की नज़र पड़ी, खिड़की बंद कर दिया। अच्छा, फिर आया, रोया, फिर क्या काफी काम देर किया? रोया। कब, किस उम्र की बात है, किस वय, क्या वय थी आपकी उस समय? उम्र रही होगी मेरे ख्याल से, ब्लैक एंड वाइट टीवी शटर वाला कब आया था? काफी पहले की बात है। मतलब आपकी उम्र कितनी, अंदाजन एक उम्र आपकी, मतलब 14-15 साल, 20? हाँ बस 14-15 साल, 14 साल। पढ़ाई कुछ देर- करते थे? हाँ पढ़ाई वढ़ाई? हाँ हाँ, पढ़ाई वढ़ाई भी किया भैया। हम्म। फिर थोड़ी देर रोने के बाद चुप हुआ। जब गया वहाँ से देखने लगा, जैसे ही मकान मालिक की नज़र पड़ी, खिड़की बंद कर दिया। हाँ, वो तो बताया आपने। फिर मैं थोड़ी देर रोया। मुझे ऐसा लगता है मैं पूरी रात रोता रहता तो मेरे घर टीवी नहीं आता। मुझे जिस सवार हुई कि इस आदमी ने ब्लैक एंड वाइट टीवी नहीं देखने दिया, अब मुझे कलर टीवी खरीदना है। और इस आदमी ने टीवी नहीं देखना, लोगों को पिक्चर दिखानी है। ऐसा मैंने मन में जिद आई और पापा से जिद करी सवेरे। वो बेचारे जीपीएफ से, कोऑपरेटिव से लोन निकाले, पैसा 7,000 रुपये मिला। मम्मी मामा मौसी यहाँ वहाँ से मांग के 2,000 और 9,000 रुपये दे के आज़ाद कंपनी है सिटी पोस्ट ऑफिस के नीचे, वहाँ एक बुश का टेलीविज़न खरीदे, एक वीसीपी, और 120 रुपये मिलता था उस वक्त 3 पिक्चर दिखाने का। लेकिन जुनून था, और थप्पड़ मारने वाले का शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ आज कि अगर उसने थप्पड़ ना मारा होता, जुनून ना आता, और जुनून ना होता तो शायद आज यहाँ ना होते। 100 रुपये में 3 पिक्चर दिखाना शुरू किया? हाँ, तो 120 रुपये मिलता था, 3 पिक्चर दिखाते थे। 120 की 100? लोग बताते हैं 100। 120 120, 40 रुपये एक पिक्चर का। अच्छा। लेकिन मन में जुनून था कि 100 रुपये पर डे हमको कमा के अलग रखना है। 120 रुपये 3 पिक्चर का मिला। रात में लोग मेहमान बुलाते थे अपने घरों में, जैसे कथा पूजा में नहीं है क्लोज मेहमानों को बुलाया जाता है, ऐसे बोलते थे आज मेरे यहाँ वीडियो लगा है, पूरी रात पिक्चर देखते थे हम लोग। जिस वीसीपी को जिस चादर में लपेट के, या जिस टीवी को चादर में लपेट के बांध के ले जाते थे, वही चादर बिछाए, वही चादर ओढ़ के सो गए। तो 2 पिक्चर लगाने के बाद मान लीजिए कैसेट गंदी है, झिलमिलाने लगे, तो ऐसे चादर खींचता है, ठीक आ नहीं रहा है, सवेरे 20 रुपये काट लेंगे, पिक्चर अच्छी नहीं आ रही, 20 रुपये काट लेंगे। तो उठ करके हेड साफ करके फिर चालू कर देते थे। तो समझिए 120 रुपये में 30 रुपये किराया निकल गया, 10-10 रुपये 3 कैसेट का, 20 रुपये पेट्रोल का निकल गया, तो 50 रुपये चले गए, बचे तो 70। तो दिन में भी चलाएंगे, रात में भी चलाएंगे, ऐसा प्लान करके, मतलब 100 रुपये रोज़ बचाना है, अलग करना है, ऐसा मन में 100 रुपये बचाने का। तो जुनून आया, तो फिर ऐसे दिन रात चलाते रहे। रात में सो जाए लोग, चादर खींच के जगाएं, भाई पैसा काट लेंगे। करते करते फिर 100 आया तो लगा नहीं 300-350 पर डे कमाना है, ताकि 10,000 महीना हो जाए। तो वो एक पैसा कमाने वाला जो होता है, 100 रुपये का जुनून, जब 100 रुपये वाला टारगेट पूरा हुआ तो लगा 300-350 पर डे कमाएं। तो फिर VCR भी खरीद लिए, वीडियो कैमरा भी ले लिए, वीडियो कैसेट लाइब्रेरी भी खोल लिए, तो 300-350 हो गया। मैंने वीडियो कैसेट लाइब्रेरी खोले किराए पे, जो हम 10 रुपये का किराए पे लेते थे, तो भाई 200-250 रुपये का कैसेट आए, खरीद लिए। कभी 300 का कैसेट आए, शहंशाह और ये गंगा जमुना सरस्वती, ये सब पिक्चर उसी समय आई थी, मुझे कुछ मतलब वो याद है, तूफान। तो वीडियो कैसेट लाइब्रेरी शुरू कर दिए, तो फिर वीडियो कैसेट की रिकॉर्डिंग भी शुरू कर दिए, फिर कैमरे में शादी ब्याह बुक कर दिए। तो मतलब 350 वाला टारगेट पूरा हुआ, लगा 1,000 पर डे, 30,000 महीना। कब तक चला ये क्रम? और 1,000 वाला चालू कर दिया, लगा 3-3,500 पर डे। तो फिर क्या हुआ, डिपार्टमेंटल स्टोर के साथ, मतलब इस वीडियो कैसेट लाइब्रेरी के साथ डिपार्टमेंटल स्टोर खोल दिए। डिपार्टमेंटल स्टोर अच्छा चलने लगा, तो उसी में PCO भी लगा लिए, फैक्स भी लगा लिए, फोटो स्टेट मशीन भी लगा लिए। ये अच्छा चलने लगा, तो फिर सामने चाट फुल की टिकिया भी लगा ली, मतलब दुकान के बाहर। कहाँ पे, किस इलाके में? यहीं बहादुर मनोकामना पूर्ति शिव मंदिर के सामने मेरा घर है। ये तो नया घर अभी आ गया, ये तो नया वाला घर आपका? पुराना घर वहाँ है मंदिर के सामने, तो वहीं पर ये भी लगा लिए। तो इस तरह करते करते बढ़ते गए 300-350 से लेकर के 1,000 रुपये, 1,000 से आए 3,500, 3,500 से आए 10,000 रुपये। जुनून रहा, टारगेट पूरा करना है, टारगेट कमाते, मतलब कि पैसे का टारगेट 10 से 20,000 तक आ गया। लेकिन मन में आया कि हम, जब ये घटना घटी, एक गुंडे ने घर को खरीद लिया और खाली करा लिया,
हम उसकी मदद नहीं कर पाए, रोते हुए आए मेरे पास, क्योंकि मेरा ऐसा स्वभाव था तो आदमी सोचता था कि भाई समझौता करा देंगे, ऐसे कर देंगे। रोते हुए आए, हम उसकी कोई मदद नहीं कर पाए। हम जितना मर्जी रुपया कमा ले, पैसा कमा लें, थोड़ा हिचकिचाहट रही होगी मन में कि गुंडे को भाई कैसे। गुंडे, हम अपना व्यापार कर रहे हैं, आप अपना व्यापार कर, हम क्यों किसी गुंडे के बीच में पड़े, वो हमसे आके लड़े। कोई भी हो, तो इस कौन तरह था fight गुंडा, करता। मतलब नामी गुंडा था कि वैसे ही? नामी गिरामी, अतीक अहमद, ये सब, यही सब गुंडे रहे, और कौन रहा। अच्छा। फिर उसके बाद इस मकान को खाली करा लिया। फिर लगा कि हम जितना मर्जी पैसा कमा लें, कोई पता चला भैया दरोगा ले गया, ज़बरदस्ती बैठाला है, छोड़ नहीं रहा है। अगर कितना पैसा हम कमा ले, दरोगा का ट्रांसफ़र तो नहीं करा सकते, दरोगा का सस्पेंड तो नहीं करा सकते। जितना मर्जी रुपया कमा ले, एक बेटी की शादी में, दोस्त की बेटी की शादी है तो मदद कर दिए, रिश्तेदार की बेटी की शादी में मदद कर दिए, बाद में वो पैसा मांगने में तू मैं हो जाती। मतलब एक बेटी, दो नहीं, ये होता है, आप पैसा किसी को दीजिए और मांगने में पहले संकोच लगता है और हाँ, अगले झगड़ा। तो ये सारी चीज़ें मन में आई कि हम नहीं कर सकते, जितना मर्जी पैसा कमा लें। हम अपना घर का चबूतरा तो बहुत अच्छा बना सकते हैं, अपने घर की सीढ़ी में ग्रेनाइट और मार्बल लगा सकते हैं, लेकिन पूरे मोहल्ले की सड़क और गली नहीं बना सकते, जितना मर्जी रुपया कमा, कोई भी पैसे वाला हो। इसके लिए राजनीति में आना जरूरी समझा, और एक विधायक की हत्या हो गई थी दौड़ा करके, वहीं मायावती जी आई थी, वहीं हमने पार्टी ज्वाइन कर लिया। ओ, राजू पाल वाली बात कर रहे हैं? राजू पाल हत्याकांड। 2007 पहला चुनाव, जीवन का पहला चुनाव, कोई चुनाव नहीं लड़ा। कैसे, किसने करवाई थी मायावती से मुलाकात आपकी? हम ऐसे ही, मतलब जब ऐसे पता चला कि ऐसे ऐसे है, तो हमने खोजा कि कैसे हो सकता है। तो इंद्रजीत सरोज थे यहाँ के बड़े नेता माने जाते थे बसपा के, तो ये कहे कि बड़े नेता है, ये ज्वाइन करा सकते हैं। मैं गया, मिला, तो मुझसे बोले कि क्यों ज्वाइन करोगे? मैंने कहा चुनाव लड़ूंगा। बोले कहाँ से लड़ोगे? मैं कहा इलाहाबाद दक्षिण से। साउथ बोल दिया? इलाहाबाद दक्षिण, उस समय तो इलाहाबाद ही नाम था, इलाहाबाद दक्षिण। मैंने विधानसभा का नाम तो इलाहाबाद दक्षिण ही अभी भी है। तो बोले सही में लड़ोगे? मैं कहा हाँ सही में लड़ेंगे। बोले क्या साधन क्या है आपके पास? मैं कहा साधन मतलब क्या? ट्रांसपोर्ट। तो मैंने कहा मेरे पास गाड़ी है, सफारी है। हमको सीमेंट का भी, हमने सीमेंट की भी एजेंसी ली, जैसे कह रहे हैं 3,000 साढ़े 3,000 से 10,000, तो इससे व्यापार भी बढ़ाते गए। ठीक है, काम करते गए, व्यापार बढ़ाते गए। तो सीमेंट की एजेंसी थी, मुझे सीमेंट ज़्यादा बेचने का बेस्ट प्राइस मिला था इंडिका कार गाड़ी इनाम में। अच्छा। तो उसका गाड़ी का नंबर जैसे नहीं, ऐसे जनरल 201 आ गया। तो फिर मैंने क्वालिस खरीदी 301, फिर मैंने सफारी खरीदी 401। अभी वाली लेटेस्ट वाली का क्या नंबर है? सबका 501 है। कौन सी है? सभी गाड़ी का 501 है। BMW है 3, उसमें 501 है। सबका 501। अच्छा, इलाहाबाद में अगर 501 दिखा आखिर में तो नंदी जी की गाड़ी है। हाँ, लेकिन अब बहुत सारे समर्थक सहयोगी लेकर के चलने लगे हैं। बाकी मेरा 501, मतलब मुझे लगा कि 501 पे रुक जाना चाहिए। कहाँ 601, 701, 801 ले जाएंगे। फिर लंबी गिनती की नहीं। 501 मतलब वैसा था, तो फिर ले आए। ठीक है, तो आपसे इंद्रजीत सरोज ने पूछा कि क्या? हाँ, बोले क्या है? मैंने कहा ये गाड़ी है ऐसे ऐसे। तो बोले अच्छा। फिर बोले बहन जी कल आ रही हैं, इससे अच्छा मौका नहीं हुआ ज्वाइन करने का, कर लो। अच्छा। तो बोले होर्डिंग बनवाओ। तो होर्डिंग इस समय चलन नहीं था प्रयागराज में या इलाहाबाद में। लखनऊ में बनता था, कानपुर में बनता था, इलाहाबाद में मशीनें नहीं थी। क्योंकि हम लोग व्यापार और ट्रेड से जुड़े थे। कोल्ड ड्रिंक की भी एजेंसी, आइसक्रीम की भी एजेंसी, कैडबरी चॉकलेट की भी एजेंसी थी। तो कानपुर से मंगवा के बढ़िया होर्डिंग लगवा दी। इतनी बड़ी होर्डिंग शायद हमने ही शुरुआत करी, नहीं तो इतनी बड़ी बड़ी होर्डिंग तो कभी लगती नहीं थी। बड़ी बड़ी कंपनी टाटा, बिरला, अंबानी या इस पेज में सीमेंट इसकी लगती थी, बड़ी बड़ी पॉलिटिकल नहीं लगती। फिर हमने शुरुआत करी, लगाई। फिर ये हुआ कि बहन जी आई हैं, इनके लिए नया चप्पल मंगवाई है। बहन जी आई है, नया तौलिया, ये मतलब ये पूरा वो किट होता है, वो सब सारा कुछ मंगाना। बिस्लरी की बॉटल, ये वो। अभी तो बिस्लरी की बॉटल कॉमन हो गई, उस समय कॉमन नहीं थी। तो ये सब मतलब ऐसे ही ज्वाइन कर लिया। बहन जी नीचे उतरी। उस समय क्या था कि इतना आतंक था कि विधायकों को पीटे थे डंडे से। कोई झंडा लगा के दूसरी पार्टी का आदमी जाता नहीं था उस रोड से। अच्छा। शहर पश्चिमी में।
इतने आतंक के बीच में मैंने ज्वाइन किया और बहन जी ने पूछा, उस समय पार्टी छोड़ छोड़ के भाग रहे थे लोग। बहन जी ने पूछा क्यों ज्वाइन किया, मैं कहा बहन जी चुनाव लड़ूंगा। तो बोली कहाँ से लड़ोगे, मैं कहा जब वो सभा खत्म हो जाती ना तो एक स्विच कॉटेज बना होता है, उसी कॉटेज में बुलाया, उस लड़के को बुलाओ। तो लड़के को बुलाया, मैं गया तो बोले कहाँ से लड़ोगे। तो मैंने कहा बहन जी इलाहाबाद दक्षिण से। तो बोले क्यों इंद्रजीत, कौन लड़ता वहाँ से। तो इंद्रजीत सरोज बताया बहन जी वो केशीनाथ त्रिपाठी जी लड़ते हैं, रीता बहुगुणा जोशी जी लड़ती हैं। केशीनाथ त्रिपाठी जी वरिष्ठ नेता हैं जो राज्यपाल भी रहे। हाँ आज, लेकिन आज बाबूजी का बड़कपन, आज मुझे उन्होंने भरी सभा में आशीर्वाद दिया दोनों हाथ उठा करके, और इतनी ज़बरदस्त स्पीच दी, इतना मतलब स्नेह और प्यार दिया कि नंदी जी हमारे उत्तराधिकारी हैं। मैं जिस विधानसभा में था उस विधानसभा पे चुनाव जीते। रीता बहुगुणा जोशी को और केशीनाथ त्रिपाठी को उन्होंने आपने उस चुनाव में कितने 24,000 वोट से हराया था? कोई 17,000 से, कोई 20 है। हमने हराया नहीं था, पब्लिक ने मुझे जिताया था। अच्छा, मैं मेरा कहीं भी, चलिए ये वाला भी मान लेते हैं, पब्लिक ने मुझे जिताया। ठीक है, आम जनमानस ने मुझे जिताया। तो शहर दक्षिणी विधानसभा, हो सकता है किसी के लिए विधानसभा सीट हो, मेरे लिए इस शहर दक्षिणी का एक एक घर मेरा परिवार। तो आपने जब हाँ बात हो रही थी कि मायावती से टिकट की बात हो रही तो थी। टिकट पे जब उन्होंने कहा कि कौन लड़ता वहाँ से, बहन जी इंद्रजीत कौन लड़ता वहाँ से। तो बोले बहन जी वो केशीनाथ त्रिपाठी, रीता बहुगुणा जोशी। तो बहन जी ने कहा कि जीत पाओगे। मैं खड़े मैं कहा जी बहन जी जीतने के लिए लड़ूंगा। कहने नहीं केशीनाथ जी बहुत पैसे खर्च करते हैं। मैंने कहा बहन जी वो 10 लाख कर दें, मैं 11 करूँगा। केशीनाथ नहीं, बहन जी ने कहा नहीं केशीनाथ जी के पास बहुत आदमी है। कहा बहन जी हमरो पास बहुत आदमी है। जैसे ऐसे ही नहीं, बचपना था, 30-31 साल की उम्र में क्या करेगा आदमी। तो मैंने कहा बहन जी हमरो पास बहुत आदमी है। 10 लाख कर देंगे, 11 लाख करेंगे। फिर वो इंद्रजीत सरोज ने मुझे इशारा किया कि आप जाएं, मैं चला गया। इंद्रजीत सरोज कह रही थी कि बता रहे थे कि बहन जी पहले कहाँ पकड़ लाया ये जोकर, ये चुनाव लड़ेगा। मेरे जाने के बाद मैं जीन्स पैंट टी शर्ट, मतलब उनका जो अपना आकलन होगा, उन्हें कहा कहाँ पकड़ लाया जोकर, ये चुनाव लड़ेगा। तो बस मेरे मन में जुनून, मैंने कहा ना थप्पड़ मारा कान बैठा, दिल से लगा, ये बात दिल से लगी। खैर मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार हुआ, चुनाव लड़ा। और चुनाव लड़ने के लिए जब मैं पब्लिक में आया, बाबूजी चुनाव लड़ना है, तो बोले सभासद का। हमने कहा नहीं बाबूजी MLA का। तो कुछ लोग तो मिठाई पानी पिला दिए, और जब निकल के गए दिन नंदिया देखो पगला गया, कह रहा चुनाव लड़ेंगे, केशीनाथ त्रिपाठी जी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे, रीता बहुगुणा जोशी जी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। तो जब लोगों ने हंसी उड़ाई तो मैंने दिल से लगाई, ये बात भी दिल से लगी। कुछ ने कहा कि फांसी लगा लेगा, बैंक का कर्जा है, कुछ ने कहा पुल से कूद जाएगा। तो कर्ज आपके ऊपर बैंक का कर्ज किसके ऊपर नहीं है। और आप इस पूरे जर्नी में 7 तक का पहला टिकट मिलने की जर्नी में कोई ऐसा सहयोगी आपके साथ रहा हो, कोई मित्र आपके साथ रहा हो जो लगातार आपके साथ बना हो, फाइनेंशियली या इमोशनली या स्पिरिचुअली किसी ने आपकी हेल्प की हो? बहुत सारे लोग हैं और आज भी जुड़े हैं। मेरा एक हमेशा टारगेट रहा और आज भी मेरी पूर्णतः कोशिश रहती है, नया जुड़े न जुड़े, पुराना एक भी छूटे ना। अच्छा, ठीक है। तो आपने चुनाव प्रचार शुरू किया, लोगों ने ट्रोल किया, लोगों ने हंसी उड़ाई, मजाक उड़ाया, पगला गया है, फांसी लगा लेगा। तो ये भी बात मैंने दिल से लगाई। और मेरे मन में, जैसे मैंने कहा कि ना बड़ा काम हम नहीं कर सकते, ऐसा कभी मन में आया नहीं कि कोई बड़ा काम हम कर सकते हैं। इंसान है, आपके पास 2 हाथ पैर, मेरे पास 2 हाथ पैर, आपके पास 2 आँख, मेरे पास 2 आँख, हम क्यों नहीं कर सकते। इसी चीज़ में मैंने वोटर लिस्ट निकाली और वोटर लिस्ट निकाल कर एक एक घर खटखटाना शुरू किया। तो भाग संख्या 1, क्रमांक 1 से लेके 2, 3, 4, 5, 6, 7 घर तक गए। 2 दिन व्यापार किए, फिर 8 से लेकर के 15, 16, 17 तक एक एक घर खटखटा डाला। नहीं देखा सपा का है, नहीं देखा बसपा का, नहीं देखा भाजपा का, नहीं देखा कांग्रेस का। बस हाँ, जो बड़ा बुजुर्ग मिला पैर छुए, जो बड़ा भाई मिला गले लगे, जो छोटा भाई मिला कंधे पे हाथ रखे और घूमे।
और मैं आपको बताऊं कि चुनाव आते आते चाहे उर्स रहा हो, चाहे गुरुद्वारे में प्रोग्राम रहा हो, चाहे देवी जागरण रहा हो, चुनाव आते आते ये हो गया नेता माने नंदी। आज मैंने नंदी को देखा, आज मैंने नंदी को छुआ, आज नंदी के पास बैठे, फोटो ऑटोग्राफ तक की मैंने स्थिति आ गई। और भगवान की कृपा है, उस समय 34,842 से 846 मत मिले। पब्लिक ने उत्साह दिया, प्यार दिया, आशीर्वाद दिया और मैं चुनाव जीता। अच्छा, हमारे एक सहकर्मी हैं, वो यहीं प्रयागराज के रहने वाले हैं। उनके स्कूल में एक बार आप गए थे, जब पहला चुनाव जीते उनके स्कूल में आप गए, और वो बताते हैं किस्सा हमसे कि यार हमारे स्कूल में आए थे, हम तो बहुत छोटे थे, हम कक्षा 5-6 में थे, और नंदी जी आए, उसमें मंत्री बन गए थे, पहले कैबिनेट मिनिस्टर की पोस्ट भी मिल गई थी आपको, और बताए कि देखो जब हम छोटे थे तो हम सबको 100 रुपये में पिक्चर दिखाते थे, हाँ, और अब देखो हम मंत्री बन गए हैं, अब पूरे हम राज्य को पिक्चर दिखा रहे हैं और तो पैसा भी कमवा के दे रहे हैं। क्या मनोरंजन कर क्या था, विभाग क्या मिला था आपको? संस्थागत वित्त। हाँ, संस्थागत वित्त। अच्छा, आपको अच्छा खासा विभाग भी मिल गया। एक चीज़ बताइए, बसपा जिसकी पार्टी की आप पॉलिटिक्स कर रहे थे, उस पार्टी से निकले या उस पार्टी में मौजूद कई सारे नेताओं ने कई मौक़ों पर ये आरोप लगाया कि पार्टी पैसा लेकर टिकट दे रही है, मायावती पैसा लेकर टिकट देती हैं, ये आरोप लगता रहा है। मंत्री बन गए तो और बहुत बड़ा काम है, और पैसा देना पड़ता है, ये भी आरोप कई सारे लोग लगाते हैं। आपकी क्या कहानी है? टिकट मिलने का तो आपने बता दिया, मंत्रालय मिलने का? क्योंकि लोग ये कहते हैं इलाहाबाद में कि नंदी जी को मंत्री बनना था, ये एक जिद पाले बैठे थे चुनाव जीतने के बाद। हमने बताया आपको, कान में मीठा थप्पड़ मारा, टीवी मतलब ब्लैक एंड व्हाइट टीवी देखने नहीं दिया, और जुनून आया, ये काम किया। चुनाव में लोगों ने हंसी उड़ाई, जुनून आया, घर घर खटखटा के नेता माने नंदी हो गया, चुनाव जीत गए। चुनाव जीतने के बाद इंद्रजीत सरोज क्योंकि बड़े नेता थे, जहाँ पर सपा का कार्यालय है, वहाँ बसपा के मंत्री नसीमुद्दीन सिद्दीकी रहते थे पहले जी। वहाँ लिस्ट बन रही थी कि धर्म सिंह सैनी मंत्री बन रहे हैं, ये मंत्री बन रहे हैं, ये मंत्री बन रहे हैं, ये मंत्री बन रहे हैं, बहन जी बहुत अच्छी हैं, देखिए उस कार्यकर्ता को मंत्री बना दिया, उस कार्यकर्ता को मंत्री बना दिया। मेरा तो वही पागलपन, जुनून, बचपना। मैं गया और इंद्रजीत सरोज के ऐसे पैर छुआ, हम कहा सर हमको भी मंत्री बनवा दीजिए, चाहे जो पैसा लगेगा देंगे। अच्छा, आपने कहा ये? हाँ। अच्छा, ऐसा चलन था, ऐसा सुना था, तो मैंने ऐसे कह दिया। मैंने कहा सर हमको भी मंत्री बनवा दीजिए, जो लगेगा देंगे। हत्ते से उखड़ गए। क्या देखो नंदिया पगला गया, अबे बैठो, ऐसे मंत्री बन जाओगे। हम लोग बहन जी की चप्पल उठा उठा के रखे हैं, साइकिल से राजनीति शुरू की है, तब मंत्री बने हैं, ऐसे मंत्री बन जाओगे। 5-7 विधायक थे यहाँ पर, राजबली, जयसल, मेजा के, जापाल। देखो इनका आदमी मर गया, उसकी हत्या हो गई, वो बेचारी नहीं कह रही मंत्री बनेंगे। ये 3 बार के विधायक राजबली जैसे ही नहीं कह रहे, बड़े बड़े बहे जाए गढ़ई में था है नहीं, जो अपनी भाषा होती गांव की, कौसाम्बी की एक अलग ही भाषा है। तो उस भाषा में उन्होंने मेरा मजाक उड़ाया, हंसी उड़ाई, और जैसे नहीं ताना मारता आदमी, कसता, ये बात भी दिल से लगी। हमने कहा आप तो मंत्री बनना है, कुछ भी हो जाए। तो जब सरकार बनी, जो टिकैत के बेटे को हराया वो मिनिस्टर हो गया, योगी राज। जो हरिशंकर तिवारी को हराया वो मिनिस्टर हो गया, मैं नहीं हुआ। मैंने हरिशंकर तिवारी और टिकैत के बेटे को जो लोग हराए वो मिनिस्टर हो गए, राज्य मंत्री। मैं मिनिस्टर नहीं हुआ क्योंकि जायंट किलर्स को कहते हैं पॉलिटिक्स में, जायंट किलर कहते हैं बड़े नेताओं को हराने वाले। हाँ, अच्छा।
तो उन लोगों ने जो बड़े बड़े नेताओं को हराया, मिनिस्टर हो गए। भाई मैं तो बड़े नेता को कोई हराया नहीं, पब्लिक ने मुझे जिताया। खैर मैं मिनिस्टर नहीं बना 2007 में जब सरकार बनी। फिर सरकार बनने के बाद मेरे मन में आया कि यार ये मजाक उड़ाया गया, मुझे मंत्री बनना है। अंटू मिश्रा जी चुनाव हार गए थे और वो मिनिस्टर हो गए कानपुर से। मुझे लगा यार इसको मंत्री बनाया कौन, तो फिर पता चला ये सतीश चंद्र मिश्रा के रिश्तेदार है, इसलिए मंत्री बन गए। तो जिद और जुनून था कि मंत्री बनना है, तो उसके लिए काम करना। फिर ये हुआ कि समाज के नेता को प्रतिनिधित्व दिया जाता है। यहाँ व्यापारियों ने मेरा बड़ा समर्थन किया, सहयोग किया। हमने भाषण किया कि देखिए ये जो 2-3 लोग चुनाव लड़ रहे हैं, 3 लोग चुनाव लड़ रहे थे मुख्य रूप से, सपा, बसपा और भाजपा। हमने कहा इसमें से कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जिसको उनकी पत्नी और उनके बच्चे वोट दें। खुद अपना वोट भी नहीं दे पाएंगे अपने आप को। और आपसे हाथ मिलाने के बाद 3 चक्कर साबुन से हाथ धोते हैं कि इन्फेक्शन ना हो जाए। मैं आपका बेटा हूँ, आपका भाई हूँ, आपके परिवार का सदस्य हूँ। तो लोगों ने बड़ा इमोशनली लिया और मुझे चुनाव जिताया। व्यापारी वर्ग मेरे साथ रहा, मेरे साथ कंधे से कंधा मिला करके चलता रहा। तो 2007 में मैं मंत्री नहीं बना जब सरकार बनी, क्योंकि बसपा की सरकार बनी थी और सतीश चंद्र मिश्रा जी बहन जी के जस्ट पीछे वही दिखते थे। जब सरकार बनी तो जस्ट बहन जी के पीछे वो दिखते थे। रामवीर उपाध्याय मंत्री, उनकी पत्नी सांसद, ब्रजेश पाठक मंत्री, उनकी पत्नी राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त, माने ऐसे नकुल दुबे 7-7 विभाग, इस तरह से था। तो थोड़ा सा और जो इनका कैडर था बसपा का, वो बड़ा रुष्ट था। चाहे वो स्वामी प्रसाद मौर्य रहे हो, चाहे नसीमुद्दीन सिद्दीकी, चाहे बाबू कृष्ण कुशवाहा, ये लोग रुष्ट थे। इन लोगों को लगता था कि कैसे इनका कद घटे। तो फर्रुखाबाद में चुनाव हो रहा था। फर्रुखाबाद के चुनाव में अंटू मिश्रा को चुनाव के, जैसे क्योंकि मंत्री बन गए थे तो 6 महीने के अंदर या तो चुन के आए MLC बने या तो चुनाव जीत के आए। तो चुनाव हो रहा था फर्रुखाबाद में उन्होंने चुनाव में अंटू मिश्रा को टिकट दे दिया। अंटू मिश्रा से वहाँ पर बहुत लोग नाराज़ थे। अच्छा। बहुत, व्यापारी वर्ग पूरा ही नाराज़ था। अच्छा। तो जब व्यापारी वर्ग नाराज़ था तो ये हुआ कि कौन व्यापारियों को जोड़ सकता है। तो उसी में मेरी खोज हो गई कि भाई नंदी ने इलाहाबाद में व्यापारियों को जोड़ा, व्यापारियों के वोट से जीता, तो नंदी की ड्यूटी वहाँ लगाई जाए। मेरी ड्यूटी वहाँ पर लगी और मैंने एक घर खटखटाया, जैसे यहाँ वैसे वहाँ। हाँ, 3 महीने पहले वहाँ चला गया और समझिए कि एक बहुत बड़ा सा धर्मशाला था, 10 कमरे थे। मेरे साथ बहुत दोस्त यार, जान पहचान जो मेरे चुनाव में लगे थे, वो सब भी गए मेरे साथ। कैलेंडर बांटने से लेकर के रोड शो तक, गुड़गामा देवी मंदिर है वहाँ पर, मंदिर पे मत्था टेक के वहाँ से रोड शो किया। तो ऐसे ही करा। तो आप समझिए जो नेता पहुँचा बताया नंदी जी आए थे, जो नेता पहुँचा बताया नंदी जी आए थे। बारिश होने लगी वोटिंग के दिन बारिश होने लगी। उस बारिश में जैसे होता है ना कि समाजवादी पार्टी के मुस्लिम वोटर बहुत लाइन लगा के वोट देते हैं, इस तरह से रहा। तो ये हुआ कि मुस्लिम वोटर लाइन लगा के दे रहे हैं, सपा का वोट बहुत पड़ रहा है, बसपा का पड़ ही नहीं रहा है। क्योंकि मैं व्यापार से जुड़ा हूँ तो मैंने तुरंत व्यापार मंडल से कहा भाई कि छाता वाला कोई बताओ, छाते की दुकान। बोले कितना चाहिए? हमने कहा 3000 से। कहे 3000 छाता पूरे फर्रुखाबाद में नहीं मिलेगा और दुकानें आज बंद है, कहाँ मिले? अरे बंद है तो यार दुकानदार से बात कराओ। दुकानदार से बात करा, कितना का है? कहाँ भैया 3000। मेरे पास हमका कितना है? कहे 200 है। हमका चलो 200 दो। उससे पूछा और कौन तुम्हारा डीलर है? तो बताया ये डीलर है, वो डीलर। तो हमने 3000 हमें छाता चाहिए था, 2200 छाता मिल गया। हमने हर बूथ पे 10 और 5 कहीं 7 जैसा जो बूथ था जहाँ पर हमारे वोट ज़्यादा थे, हर बूथ पे छाता बंटवा दिए और पानी में भी वोट डलवाए। और जब रिजल्ट आया तो 20,000 वोट से वो जीते। ठीक है। और बुला के बहन जी ने हमारी पीठ थपथपाई और मुझे सीधा कैबिनेट मंत्री बना दिया। मीन्स मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे जनमानस की कृपा, जनमानस का सहयोग,
से मैं विधायक बना और जनमानस के सहयोग से ही मैं मंत्री बना। मैंने कृपा पात्र होकर नहीं, बड़े नेताओं को हराने का तमका मिलता तो पहली बार में मैं भी मिनिस्टर हो जाता। ये मेरी मेहनत का मिला, अच्छा, मेरे जुनून का मिला, मेरे जुनून पर जो मैंने मेहनत करी उसका मिला कि मुझे सीधा कैबिनेट मंत्री बनाया गया, इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस, स्टाम्प एंड कोर्ट फी। अच्छा मंत्री जी, यहाँ पे ना आप 2-3 बार बताएं कि बात दिल पे ले लेते हैं, तो मुझे बार बार लग रहा है कठिन वाले सवाल पूछूं कि नहीं, आपसे दिल पे न ले लें आप, हैं? तो और सुन लीजिए सुन थोड़ा लीजिए सा, एक छोटा सा मेरा सवाल भी, मेरा थोड़ा सुन लीजिए। आपका थोड़ा सा, आप जब बोल लीजिए फिर सवाल आएगा मेरा। अब हम जब ये इनसे कहे कि भाई मंत्री कैसे बनेंगे तो उन्होंने मेरा मजाक उड़ाया। फिर शपथ हो गई, वो बत्ती लाल बत्ती की गाड़ी मिली, गाड़ी से चले गए। OCR बिल्डिंग है लखनऊ में, वहीं रह रहे थे वो। ठीक है। मैंने कहा, मैं गया, मैंने कहा सर बहन जी कहाँ रहेंगी? तो बोली कालीदास मार्ग पे। मैंने कहा नसीमुद्दीन सिद्दीकी? बोले कालीदास मार्ग। मैंने कहा बाबू सिंह कुशवाहा? बोले कालीदास मार्ग। मैंने कहा स्वामी प्रसाद मौर्य? बोले कालीदास मार्ग। मैंने कहा आप? बोले कालीदास मार्ग। तो मैंने कहा इसका मतलब सारे मंत्री कालीदास मार्ग पे रहते हैं? कहा हूँ, जो मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द रहते हैं वो कालीदास मार्ग पे रहते हैं। मैं मंत्री बनने के बाद 1 साल 1 कमरे के मकान में किराए पे रहा। मेरी जिद थी कालीदास मार्ग पे ही मकान लेना। अच्छा। इस समय जो श्रीकांत शर्मा जहाँ रह रहे वो मकान एकदम बंद पड़ा था, भुतहा या पता नहीं क्या क्या उसमें ऐसा मान्यताएं थी कि नहीं वो ख़राब है। ऐसा मुलायम सिंह का पीठ और हमारा पीठ, उनका विक्रमादित्य मार्ग और 5 कालीदास मार्ग एक ही था। उस मकान को हमने ले करके बनवाया अच्छे से, जो भी मतलब वास्तु के हिसाब से पूजा पाठ करा के वहाँ रहा। मतलब ये भी मान लीजिए वो भी जिद थी। अच्छा, मिर्ज़ापुर जिला है बगल का, आप संस्थागत वित्त संभालने लगे, आपको चुनाव जिताने का, छाता बंटवाकर वोट डलवाने का, उस पूरे मैनेजमेंट का इनाम मिला। लेकिन लोग कहते हैं एक और इनाम मिला आपको, मिर्ज़ापुर का पिंक स्टोन बड़ा फेमस है। और कहा जाता है, मैं खुद बनारस का रहने वाला हूँ और इस क्षेत्र में कई बार घूमा, जानता, मिलता रहा हूँ। लोग बोलते हैं कि नंदी जी को, मैडम जी इतना खुश हो गई कि नंदी जी के लोगों को बोला कि पिंक स्टोन का काम तुम संभालो। और पिंक स्टोन का काम इतना संभाला गया कि लखनऊ में जो पिंक स्टोन लगे मायावती के कार्यकाल में, वो सब नंदी जी ने भिजवाए। जितने लोगों ने भिजवाया था उसमें ज़्यादातर लोग जेल में हैं, समझ रहे हैं? नंद गोपाल गुप्ता नंदी। आपको और आपके लोगों को पिंक स्टोन का काम मिला था कि नहीं? नहीं मिला कार्यकाल में नहीं। देखिए हमारा पिंक स्टोन अभी भी है, मेरा नंदी स्टोन हरौरा पे प्लांट है हमारा। हाँ, लेकिन हम स्लाइस बनाते हैं, पत्थर की स्लाइस बना करके उसको ऑर्नामेंटल करके बेच देते हैं। खरीदने वाले बहुत सारे बायर होते हैं, आते हैं, ले जाते हैं जिसको ले जाना। हुआ था वो नंदी स्टोन? नंदी स्टोन शुरू हुआ होगा मेरे ख्याल से 2009 में या 8 में। मंत्री थे उस समय, मतलब विधायक? हाँ मंत्री थे, हाँ मंत्री थे। तो क्या मंत्री होने की थोड़ी सी ना मंत्री होने की नहीं, मेरी सतरिया में मेरा प्लांट है, उत्तराखंड में मेरा प्लांट है नंदी इस्पात। तो ये सब क्या मंत्री चुने जाने, विधायक बनने के बाद? मंत्री चुनने के बाद नहीं, मैं जब विधायक बनने के लिए या राजनीति में आया था, मेरे पास नंदीराम इंडस्ट्रीज इंडिया लिमिटेड था। नंदी ब्रांड दाल, चावल, आटा, स्टील, पत्थर, ये सब हमारा काम पहले से था। मंत्री बनने स्टोन लगाए, उस स्टोन का उस समय लगाया हमने। हमारा ऐड देखिएगा आप, नंदी जरूरत घर घर की, तिनके चुन कर बनाया घरौंदा, सजाया संवारा नंदी से। नंदी जरूरत घर घर की, नंदी चाहत हम सब की। नंदी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री, नंदी नाम विश्वास का। तो उसमें तिनके चुन कर बनाया घरौंदा में। ईंट है हमारी घरौंदा बनाते वक्त, सरिया है हमारा, सजाया संवारा नंदी से, वो ऑर्नामेंटल पत्थर से सजा रहे घर। नंदी जरूरत घर घर की, इसमें दाल चावल आटा, दाल चावल रोटी खाते हुए दिखाया जी। तो नंदी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री है। नंदी, मैंने बताया ना कि जुनून से काम करते करते यहाँ तक पहुँचे। अच्छा, मंत्री हैं, मतलब मेरा सवाल तो लेकिन अजीब सा भेजा है, लेकिन फिर भी पूछना बनता है।
हवाई जहाज से सफर करते हैं? बिल्कुल करते हैं। अपना वाला शुरू काहे नहीं किया? नंदी एयरलाइंस के हाँ, नाम नंदी से आप एयरलाइंस शुरू हम करना चाहते नंदी थे, एयरलाइंस हम शुरू कर देते। सिंगापुर तक की यात्रा शायद शुरू करनी थी, कहाँ नहीं गाड़ी नहीं लग गई? नहीं, क्या था कहानी? हाँ बता रहे हैं। हमने नंदी एयरलाइंस का प्लान किया, नंदी एयरलाइंस शुरू भी हो जाता। हमने एक जहाज़ मंगाया, जहाज़ ट्रायल लिया, दिल्ली में रखा था, ट्रायल लिया। आपको मालूम होगा उत्तम बहुत सहारा में उत्तम हमारा पूरा कंसल्टेंसी देख रहा था, उसने जहाज़ मंगाया, जहाज़ का हमने ट्रायल लिया। और मेरा टारगेट था कि हम हर ज़िले को, जो मंडल मुख्यालय है, ये इस मंडल मुख्यालय को प्रदेश की राजधानी से जोड़ दें। अच्छा। ये पहले मतलब हम, आप समझिए कि ये उड़ान, ये सारी स्कीमें आज आई है, मेरी सोच उस समय थी। हमने कहा नंदी एयरलाइंस हम शुरू करेंगे और 4 या 6 जहाज़ लेकर के शुरू करेंगे। तो नंदी एयरलाइंस हमने शुरू करने का प्लान किया, फिर मेरे ऊपर RDX रिमोट बम से हमला हो गया, ये वो, और हम मिनिस्टर हो गए, तो फिर मैंने वो प्लान ड्रॉप कर दिया। तो वो ड्रॉप ही रहेगा कि शुरू करेंगे? नहीं, ड्रॉप ही रहेगा। अभी एविएशन के मिनिस्टर हो गए, अभी टेढ़े मेढ़े सवाल बताओ, पत्थर कहाँ से ले आए आप? तो एविएशन मिनिस्टर, जहाज एयरलाइंस कहे भैया एविएशन मिनिस्टर हो गए, तो जहाज उड़ाने लगे। अच्छा। हमने प्लान किया था हाँ कि उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, इन तीनों जिलों में हर छोटे शहरों को प्रदेश की राजधानी से जोड़ना। प्रदेश की राजधानी में बीमारी हजारी है तो आदमी को जाना है, व्यापार करना है तो जाना है, इंडस्ट्री फैक्ट्री लगानी है, NOC लेनी है तो जाना है। तो हमने प्लान किया था, 11 सीटर प्लेन था और 4 सीटर गवर्नमेंट सब्सिडी दे रही थी। गवर्नमेंट में हमारी बातचीत हुई थी, 24,000 रुपये, 6,000 रुपये का टिकट रखा था हमने। तो 24,000 गवर्नमेंट हमको सब्सिडी देती थी कि 4 उनके पैसेंजर, माने उनके अधिकारी जाएं, उनके नेता जाएं, उनके कोई भी जाए, तो 4 लोगों को हम ले जाएंगे फ्री। अगर नहीं जाते तो हम टिकट बेच लेते। 1 घंटे उड़ाने का 24,000 खर्च था। तो हमने कहा जो 24,000 लगना हो तो गवर्नमेंट दे देगी, बाकी हम जो 7 टिकट बेच लेंगे उसमें हमारा प्रॉफिट आ जाएगा। तो फिर वो कार्गो भी, ये वो, मतलब बहुत प्लान था, बहुत मतलब डिटेल्ड प्लान था। लेकिन वो बम ब्लास्ट होने के बाद फिर मन टूट गया। फिर क्या कहानी है सर? कब हुआ था? साल 2010 में हुआ था ब्लास्ट? 12 जुलाई 2010। क्या हुआ था सर? कहानी क्या है? कहानी कुछ नहीं, जब मैं राजनीति में आया तो जैसे मैंने कहा कि मैं लोगों से मिलने लगा, लोगों ने कहा नंदी को देखा, नंदी को छुआ, नंदी के पास सेल्फी ली, इस टाइप का वो हो गया, फ़ोटो खिंचाने की होड़ लगी। एक शादी थी। आई एम सॉरी, इट्स लिटिल पर्सनल, इट्स ट्रॉमेटिक ऑल्सो। ये जो इंसिडेंट है आपके साथ, थोड़ा सा भयावह इंसिडेंट है बॉम्ब ब्लास्ट होना, लेकिन फिर भी मैं अगर आप बता सकें आप। शादी थी? नहीं, वो तो मैं मतलब इसको बताता हूँ, पुनर्प्राप्त जन्मोत्सव मनाता हूँ। आदमी भूल जाता है, ऐसे दिन को याद नहीं रखना चाहता जहाँ पर जिन लोगों की डेथ हो गई, 2-3 लोगों की डेथ हो गई, एक गाय मर गई, कुत्ता मर गया, कौन याद रखना चाहता है। लेकिन मैं पुनर्प्राप्त जन्मोत्सव मनाता हूँ 2011 से लगातार। ये शुरुआत ऐसी हुई, जब मैं राजनीति में आया तो तमाम लोग मेरे साथ जुड़ने लगे। एक शादी थी यहाँ पर मेवालाल की बगिया, नैनी में। अच्छा। उस शादी में गया था, तो शादी में तमाम लोग मेरे साथ फ़ोटो खिंचाने लगे। फिर उस शादी के बाद मैं एक और शादी में गया, रेवती रमन जी का पेट्रोल पंप है उसी पे। तो बारात में मैं चल रहा था पैदल। मेरे बच्चे, चूँकि देहरादून में एक बच्चा अभी अब्रॉड हैं, लेकिन उस समय देहरादून में पढ़ रहे थे, एक वेलम बॉयज़ में पढ़ रहा था और एक काशिका में पढ़ रहा था। बेटियाँ हमारी SMC में पढ़ती थी। तो बच्चे चूँकि हॉस्टल में रहे, क्लास 2 से ही हॉस्टल में रहे, तो जब आते थे तो मैं, पापा जी हम भी चलेंगे, तो मुझे लगता था हम टाइम नहीं दे पाते, साथ लेके चलते, घूमने चलते। तो शादी में गए थे, बच्चे भी, मेरे दोनों बच्चे गए हुए थे। तो शादी में बारात में मैं जैसे ही गया तो दिलीप मिश्रा नामक एक वो है ब्लॉक प्रमुख था। ब्लॉक प्रमुख बनने से पहले से ही ये कहानी शुरू हुई, जो उसने दुश्मनी मानना शुरू कर दिया। क्या हुआ, मेरी मील थी वहाँ पर, और मील में या इंडस्ट्रियल एरिया में तमाम गुंडे अपराधी होते हैं। कोई कहता मेरा मैनेजर रख लो, कोई कहता मेरा लेबर रख लो, पैसे वसूली। कभी गेटमैन को ही, वॉचमैन को ही 2 थप्पड़ मार दिए, तो दादागिरी करते थे। तो वहाँ पर 200 रुपये मीटर प्लाट था। व्यापारी मुझे क्यों मदद किया, मदद भी इसीलिए किया क्योंकि व्यापारियों को लगा कि मेरा कोई नेता है, मेरी कोई, हमको कोई सेव कर सकता है, हमारी कोई रक्षा कर सकता है, इसलिए व्यापारियों ने मेरा सपोर्ट किया। तो क्या हुआ कि आया वो, कहा कि चुनाव लड़ रहे हैं। मतलब इन लोगों का इतना आतंक था कि 200 रुपये मीटर का प्लाट 150 रुपये में बेच के भाग रहे थे।
राजीव अग्रवाल है, उसके घर में आग लगा दिया था इन लोगों ने, जूते से मारा, तो वो बल्कि मतलब उस गम में बल्कि सुसाइड किया या शायद उसकी डेथ हो गई, मुझे पता नहीं है पूरा। तो वो आया मेरे पास, मेरी मिल थी, राइस मिल, बोले चुनाव लड़ना है, चंदा दे दो। हम अपने गले पे बैठे थे, 5100 रुपये दे दिए। 5100 बड़ा मतलब बड़ी बात होती है। तो बोले नहीं 5100 कम है, तो मैंने 11,000 दे दिया। तो 11,000 दिया तो मेरे मुंह में फेंक दिया उसने पैसा। हम लोग पैसे को सर लगाते हैं, लक्ष्मी है, पूजा करते हैं। तो हमने तुरंत पैसे को ऐसे उठाया, मत्थे लगाया, पैसा गले में रखा। हमने कहा भगो यहाँ से, हम सेल टैक्स देते हैं, इनकम टैक्स देते हैं, गुंडा टैक्स नहीं देते। चंदा इच्छा से दिया जाता है, चंदा डोनेशन मन की जो आदमी की श्रद्धा भाव है उससे दिया जाता है। हम सेल टैक्स देते हैं, इनकम टैक्स देते हैं, गुंडा टैक्स नहीं देते। जाओ यहाँ से। चला गया। समाजवादी पार्टी की सरकार थी, आपने देखा ही है समाजवादी पार्टी की सरकार में किस तरह से गुंडागर्दी खुल के चरम सीमा पे होती। नहीं, ये तो 2010 की घटना है ना? नहीं, 10 की घटना है, लेकिन शुरुआत कहाँ से हुई, क्यों हुई ये घटना? 7 के पहले शुरुआत हो चुकी थी। विधायक बनने के पहले मेरे पास आया कि पैसा मांगा। 7 में विधायक बने, उसके पहले शुरुआत, पहले विधायक बनने के पहले मेरे पास आया कि पैसा दो। हो चुकी थी। हाँ, मतलब ये पैसा मांगा, चंदा हमने नहीं दिया। ठीक है, अब 10 में आप नहीं, पहले वहीं सुन लीजिए, तभी आपको को रिलेट कर पाएंगे। तो ब्लॉक प्रमुख का चुनाव 10 दिन बाद था। ब्लॉक प्रमुख का उसने पर्चा खरीदा होगा, भरा होगा। एक पासी था, वो चुनाव में पर्चा खरीद लिया भरने के लिए। इसको पता चला होगा, गया, उसकी पेट में चापड़ मार दिया, पेट में से चापड़ मार दिया, आते बाहर निकल रही, बेहोश हो गया। वो मरा कि बचा मुझे पता नहीं, लेकिन उसको लोग ले गए। फिर उसके डर के मारे कोई वहाँ से पर्चा लिए ही नहीं उसके खिलाफ। तो चुनाव आज है 27 तारीख को, जैसे चुनाव की वोटिंग हो जाएगी, मेरे खिलाफ कोई प्रत्याशी ही ना लड़े तो मैं तो 27 तारीख को ही विधायक हो गया ना, काउंटिंग का थोड़ी इंतजार है। तो वैसे ही उसके खिलाफ कोई पर्चा ही नहीं भरा, तो जिस दिन था वो निर्विरोध हो गया। तो निर्विरोध होने के बाद मेरे घर दरवाजे पे आके खूब फायरिंग करी उसने। अच्छा। मील पे। मैं अपना बढ़िया आदमी, नट बोल, पुल्ली, पेचकस, ब्लास, मतलब मशीन, चैन, पट्टा, इसी में लगा रहा, चक्की। मैंने कोई रिएक्ट नहीं किया। फिर उसके बाद मैं अपने बच्चों को शादी में लेकर के गया था। कब? 12 जुलाई 2010? नहीं, वो मैं बता रहा हूँ, बिना विधायक रहे। अच्छा। बिना विधायक रहे, तो ये घटना तो बिना विधायक रहे हुई ना, पैसा मांगा नहीं दिया हमने। हाँ, ठीक है। तो मैं बच्चों को लेके शादी बच्चे आते थे, मान लो स्कूल से, मतलब हॉस्टल से, तो मुझे लगता था बच्चों को चलो घुमाते हैं थोड़ा, ये होगा। तो मैं शादी में गया। एक शादी, दूसरी शादी में जैसे गया, रेवती रमन के पेट्रोल पंप के पीछे, उसी शादी में ये चूँकि ब्लॉक प्रमुख बन गया था, मैं भी शादी में गया था। तो शादी में रहे होंगे 100 लोग, तो 75 लोग तो मेरे पास आ गए फ़ोटो खिंचाने के चक्कर में। इसको लगा कि मैं इसी गांव का रहने वाला, मैं ब्लॉक प्रमुख, और ये इतना लोकप्रिय कि लोग इसके साथ फ़ोटो खिंचा रहे हैं। तो उसने मेरे गनर से जानबूझ के धक्का दे के झगड़ा कर लिया। मैंने गनर का नहीं, धक्का दे के झगड़ा किया। मैं छुड़ाने लगा, जैसे गनर से धक्का किया, दे के लड़ाई करने लगा, तो मैंने छुड़ाया, मतलब बीच बचाव करके छुड़ाना शुरू कर दिया। मैंने छुड़ाना शुरू किया तो उसने मेरी कॉलर पकड़ ली। भाई जैसे गनर से धक्का दे के, धक्का मुक्की करके लड़ाई करने लगा, तो मैंने बीच बचाव करके उसको छुड़ाना चाहा, तो उसने मेरी कॉलर पकड़ ली। उसने मेरी कॉलर पकड़ी, मैंने भी उसकी कॉलर पकड़ ली। उसने एक फेंट मारा, मैंने भी एक फेंट मारा। क्योंकि उसका गांव था, बहुत सारे लोग आ गए, हमारे साथ जो लोग थे भाग गए। अच्छा। मैं, मेरा बेटा, दोनों बेटे और एक गाड़ी, मेरे साथ 3 गाड़ी चलती थी, 2 गाड़ी भी भाग गई, जान बचा के भाग गए, क्योंकि गांव था पूरा टूट पड़ा, बारात में एकदम लगभग दड़ हो गई। मैं, आप समझिए, अपने बच्चों को लेकर के ऐसे भागा हूँ, तो सामने जैसे रोड यहाँ बंद हो जा रही है, जैसे यहाँ सोफा लगा, रोड बंद है। अच्छा। तो कुछ था ही नहीं, और पीछे से मुझे लोग दौड़ा लिए, वही सारे लोग। मैं अपने बच्चों को लेकर के नाले में छिपा। अच्छा। इंडस्ट्रियल एरिया में बड़े बड़े नाले होते हैं, पानी नहीं होता, घास फूस होता है, वहाँ छिपना पड़ा मुझे। लेकिन देखा कि धक्का मुक्की, मतलब शोर मच रहा, लोग इधर आ रहे हैं। फिर मुझे लगा यहाँ आ जाएंगे, अगर एक एक थप्पड़ भी मारेंगे तो मारे जाएंगे, बचेंगे नहीं। फिर मैंने अपने ड्राइवर से कहा कि तुम गाड़ी बिना लाइट जलाए पहले उतर के रेखी कर लो, और गाड़ी बैक करके इधर से, क्योंकि इधर तो दीवार है, इधर भाग ही नहीं सकते,
आप मुंह इधर मोड़ लो उधर की तरफ रेखी करके। तो बेचारा रेखी की करके अनवार ड्राइवर था, उसने मोड़ के गाड़ी का मुंह उधर किया। फिर मैं गाड़ी पे बैठा और हमने कहा कि चाहे कोई सामने आ जाए चढ़ा देना, रोकना मत, बच्चे हैं साथ में। फिर कोई आया नहीं, बहुत तेज़ी में गाड़ी लेकर के चले आए घर पे। फिर कोई आया नहीं, तो यही वो रंजिश मानने लगा। ठीक है, दिलीप मिश्रा के दिलीप मिश्रा मन में आया कि नहीं ये रंजिश हो गई ऐसे। ठीक है। फिर दिलीप मिश्रा के जो अपने कर्म थे, उसी कर्म की वजह से उसके ऊपर 50 मुकदमे पहले से थे, उसी में वो किसी की हत्या कराने की सुपारी लिया था, जेल चला गया। उसको ऐसा लगा कि हम मंत्री हो गए हैं इसलिए वो जेल चला गया, वो ऐसा मानने लगा। और क्षेत्र में भी लोग यही कहते हैं, पुलिस उसको ढूंढने लगी। मंत्री बनते ही दिलीप मिश्रा को सबसे पहले जेल भिजवाया। देखिए मैं अभी ये क्या बोलते हैं, इसी सरकार में आरएसएस के कोई नेता को मरवाने की सुपारी लिया था, पुलिस ने सुना, सर्विलांस ने, और पकड़े। ये इनको किसी को मतलब मैं ऐसा समझता हूँ, मैं भगवान को बहुत मानता हूँ और इलायची दाना चढ़ाता हूँ भगवान को मंदिर में, बतासा चढ़ाता हूँ, किशमिश चढ़ाता हूँ भोग लगाने के लिए। और चींटी का झुंड रहे और पैर पड़ जाए, चींटी दब जाए तो उससे मन गिनगिनाता, भगवान कैसे गलती हो गई। पूजा पाठ करने वाले, भगवान को मानने वाले, तो हम इन सब चीज़ों पे भरोसा नहीं करते, इन सब चीज़ों पे विश्वास नहीं रखते। ऊपर वाला सज़ा देने वाला है। उनके कर्म ऐसे हैं कि वो आरएसएस के किसी सुजीत है ना, सुजीत सिंह, उसकी हत्या कराने की सुपारी लिया था और सर्विलांस से सुना गया तो उसको पकड़ करके गिरफ्तार किए, जेल भेजे अभी इस सरकार में। ठीक है। अच्छा, आपने उधर वो जेल चले गए, उनको लगा कि हाँ, वो उसको लगा होगा ऐसी जेल क्या कि उस अपने कर्म से जेल चले गए। 35 मतलब हम तो 2007 में राजनीति में आए, उनके ऊपर 97 से मुकदमा लिखा जा रहा है। 1997 से मुकदमा है। ठीक है। और 20-25 मुकदमे हैं। चापड़ मार दिया ब्लॉक प्रमुख बनने के लिए, तो वो उनके कर्म है। तो खैर वो ऐसा हुआ, तो फिर उसने अपना जेल में रह के प्लानिंग, यानी नागपुर में वो बियर बार में कहीं चाकू को दिखा करके किसी से झगड़ा उगड़ा करके वहाँ अपना सेटिंग करके वहाँ नागपुर में बंद हो गया जेल में। तो पुलिस लाई होगी यहाँ पे, तो उसके दिमाग में जो भी रहा हो, इन लोगों ने प्लान करके बम प्लांट करके हमें RDX बम से उड़ा दिया। क्या हुआ था 12 जुलाई के दिन? मैं रोज़ की तरह, मेरी आदत है, जैसे मैं मंदिर दर्शन करने के बाद ही जनता को सुनता हूँ, घर से उतरा। विजय प्रताप एक पत्रकार हमारे भाई हमारे बीच नहीं रहे, वो आए थे। उनको क्योंकि एक दिन पहले 11 जुलाई को बेटन रिले आई थी ओलंपिक की, तो बेटन रिले चूँकि हम मिनिस्टर थे तो हमको रिसीव करके पूरे शहर में घूमना था। DM SP सारे लोग थे, यूनिवर्सिटी में भी कार्यक्रम था। एक दिन पहले DM संजय प्रसाद DM थे, ये सारे लोग, हम लोग साथ में बैठ के डिनर किए। मोहम्मद कैफ, RP सिंह, पीयूष चावला, ये सारे क्रिकेटर वगैरह सब लोग, हम लोग बैठ के डिनर किए। नेक्स्ट डे हम जैसे ही घर से निकले तो मैं वही उसी दिन 11 को मिला हमें विजय प्रताप की, भैया मैं एक काम है और घर में मिलना। मैंने कहा कल सुबह आ जाओ। सुबह आया मैं, मेरी आदत थी, मुझे बताया सुनना है, तो मैंने कहा चलो भाई मंदिर हो लें फिर आके सुनते हैं। वो भी बेचारा मेरे साथ साथ चल रहा था। मैं मंदिर पहुंचता कि गाड़ी में बम फेट था, और वहीं जैसे ही मैं घर से निकल के दूसरे घर तक पहुंचा हूँ, वहीं पे रिमोट बम से हमला किया, ब्लास्ट हुआ। मैंने ऐसे हाथ किया, ये हाथ उड़ गया, ये पूरा हाथ उड़ गया था। तो थाई की मांस लगा कि 14 ऑपरेशन कर देना, ये गला उड़ गया, ये मेरा पूरा पेट, ये मोटरसाइकिल पार्ट्स ऐसे घुसे हैं, ऐसे आर पार हो गए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक। ये पूरा ऐसे 2 पल्ले का दरवाज़ा होता है, इस तरह से पेट खुला था। मेडिकेटेड बैग में छोटी आंत इधर, बड़ी आंत इधर, जैसे नहीं कोई बहुत घड़ी ले लीजिए उसके अंदर के पार्ट दिखते हों चलते चलते, ऐसे आंतें ऐसे चलती थी, पॉलीथीन में रखी हुई 8 हफ्ते तक। 8 हफ्ते तक 1.5 फीट छोटी आंत और 1.5 फीट बड़ी आंत डैमेज हो गई थी, काट के निकाल दी गई। तो बस ऐसे ही बम ब्लास्ट हुआ, लेकिन मेरे दिमाग में था, हाँ मुझे एक दिन पहले कोई कह रहा था कि ये लोग प्लान कर रहे हैं, गाड़ी उड़ा देंगे, बम से उड़ा देंगे, ऐसा ऐसा, और टीवी में आएगा, अखबार में आएगा, ऐसा बोल रहे थे। मुझे लगा कि खास बनने के चक्कर में लोग नहीं कान में बात करते हैं, ये वो तो ऐसे ही कहा होगा। लेकिन जब बम ब्लास्ट हो गया, मैंने ऐसे हाथ किए, पूरा हाथ उड़ गया, गला, पेट। मैं भाग करके, एक कनौजिया है, धोबी है लड़का, उसके घर में घुस गया, ऐसे दरवाज़ा बंद कर लिया।
फिर मैंने उसी से कहा भैया मेरे ड्राइवर को फ़ोन लगा दो। बोले भैया नंबर बता। हमका 93 35 15 59 77 मिला। फिर ड्राइवर अनवार से, हमने कहा अनवार से बोला, हमका अनवार गाड़ी लगाओ, हमारे ऊपर बम से हमला हो गया। बोले भैया मंदिर की तरफ लगाए। हमका नहीं, मंदिर की तरफ मत लगाओ। फिर मुझे लगा साला गाड़ी में कहीं ना बम फीट हो, कल कह रहा था कोई। फिर अनूप अग्रवाल है, वो 2 दिन पहले ही वैगन आर गाड़ी खरीदा था, उसको फ़ोन किए। वो आया गाड़ी लेकर के, तो मुझे बीच में बैठाला। मेरा इतना खून बह गया कि वो लोग मतलब बाल्टी से उलझ करके और कपड़े से ऐसे सान करके कहीं पुलिस आए हम ना फंस जाएं, जिसके घर में थे वो मतलब ऐसे साफ किया। मैं घर पहुंचा हूं तो अभिलाषा जी ऐसे मतलब चादर उठाई, जो वो लगा था पर्दा ऐसे फाड़ा। हाँ, पर्दा ऐसे फाड़ा। वो मेयर तो थी नहीं उस समय। ऐसे पर्दा फाड़ा, पर्दा लपेट दिया कि लटक गया था यहाँ पे। यहाँ आर्टरी की एक नस होती है जो यहाँ से लेकर यहाँ तक सीधी होती है। अगर एक सूत और बढ़ जाता तो बोलते हैं कि अगर आप यहाँ बैठे हैं तो ये छत पे जाएगा खून। हाँ। अपने इतना प्रेशर हो जाए, टुल्लू का पाइप नहीं निकल जाए पानी तेजी से, उसी तरह से खून छत पे जाएगा। विदिन 5 मिनट में मतलब पूरा खून निकल जाएगा, आदमी वहीं डेथ हो जाता। तो कुदरत ने बचाना था, तो देखिए एक सूत बच गया, एकदम यहाँ तक है। जरा सा और बढ़ता तो मतलब वो हो जाता। खैर मुझे लगा गाड़ी में बम ना फिट हो। आप सोचिए मेरे घर से सीधा है जीवन ज्योति का रास्ता, लेकिन राजू पाल को दौड़ा के मारा गया था। मेरे दिमाग में ये भी चल रहा था। मैं गया अपने घर से मानसरोवर से मोती महल, सब्जी मंडी से हनुमान मंदिर से जीवन ज्योति पहुंचा। तो मेरे साथ कुछ लोगों ने पिस्टल निकाल के डॉक्टर बंसल को तान दिया। मैंने उनको डांटा, क्या कर रहे हो, डॉक्टर हैं। फिर डॉक्टर बंसल कार्तिकेय शर्मा ने मेरे सर पे हाथ रखा, फिर मैं बेहोश हो गया। मुझे पता नहीं 7 दिन क्या हुआ। 19 तारीख को होश आया। क्या हुआ होश आया? कुछ नहीं, होश आया तो ये हाथ ऐसे बंधे थे, पेट ऐसे फटा था, इधर छोटी आँख इधर बड़ी आँख, बस ऐसे ही साथ मतलब वो CCM है क्रिटिकल केयर मेडिसिन PGI में। तो क्रिटिकल केयर मेडिसिन में 5 बेड थी, शायद 7 बेड थी उस समय। 7 बेड में 7 लोग भर्ती, 3 लोग मर गए वापस, फिर 3 लोग जाते, फिर 4 लोग मर गए, फिर 4 लोग जाते। जैसे उसमें वेटिंग रहती है कि जो नहीं बचने लायक है अंतिम प्रयास कर लें शायद बच जाए। तो CCM में मैं रहा हूँ 8 हफ्ते। और क्या बीती होगी उस पत्नी पे जिसका हर घंटे 2-3 डेड बॉडी देख रही कि जा रही है यहाँ से। तो ऐसे ही रहा। 12 अभी और भी बातें थोड़ी 12 का चुनाव आप हार गए थे 300 वोट से, 414 वोट से, 414 वोट से। 208 वोट और मिल जाता अगर हमें तो हम चुनाव जीत जाते। माने उनका कम होता, हमारा बढ़ता, तो हम 2 वोट से जीत। क्यों नहीं करवाया? जब रिकाउंटिंग की बात हुई वहाँ पे पोलिंग बूथ काउंटिंग बूथ, देखिए हम लोग बहुत तो बोला गया कि सराफत रिकाउंटिंग करवा लीजिए तो शायद आप जीत जाएंगे। नहीं, वहाँ पे मौजूद एक शख्स थे जो हमको ये जानकारी दे रहे थे कि अगर आप रिकाउंटिंग करवाते तो शायद आप हाँ, रिकाउंटिंग कराते तो जीत जाते। हम बहुत, देखिए हम आपको बताएं, हम बहुत सराफत की ज़िंदगी जीते हैं और जो मिला वो सिर माथे लगाते हैं। केसी देवी पटेल जी का बेटा, चूँकि वो लोग ख़ानदानी नेता हैं, उनके पिताजी नेता, उनकी माताजी नेता, रेवती रमण को जीता घोषित कर दिए थे। समाजवादी पार्टी की सरकार बन रही, ऐसे रुझान ही आए थे। वहाँ DM SP आया और काउंटिंग बंद हो गई मेरे यहाँ, और फिर वहाँ घुसने नहीं दिया गया, लाठीचार्ज कर दिया गया और 414 वोट से हमें हारा घोषित कर दिया गया। उसको भी 500 वोट से कुछ हारा घोषित किया था दीपक पटेल को, लेकिन उन्होंने कहा आत्मदाह कर लेंगे, धरना प्रदर्शन सब शुरू कर दिया वहाँ। तो उसकी रिकाउंटिंग हुई और वो जीत गया। रेवती रमण का बेटा हार गया और वो जीत गया। लेकिन हमें लगा कि मतलब जब इस तरह की बातें हुई, मैं वापस से लाया, पैदल घर चला आया। मैंने जो मिला वो सिर माथे लगाया। फिर हालांकि रेट वगैरह सब की हमने कि बेईमानी से हराया गया ये वो, फिर क्या होता है आप जानते ही हैं। तो हमने सिर माथे लगाया। लेकिन परिवार में 2 बड़ी घटनाएं होती हैं। एक तो चुनाव हारने वाली थी, लेकिन आपकी पत्नी भाजपा ज्वाइन करती हैं। और नहीं, भाजपा नहीं ज्वाइन करती। भाजपा से मेयर बनती है ना पहली बार? ना। अरे अभी मेरी बात हो रही थी, उन्होंने बताया। नहीं, अभी मैं बताता हूँ। 2012 में मार्च में हम चुनाव हार गए। जबकि देखिए मुझे पहला जब चुनाव लड़ा तो 34,846 वोट मिले और दूसरी बार 42,414 वोट मिले। माने 25% वोट बढ़ा। जीता हो कोई भले, लेकिन वोट बढ़ने का मतलब लोगों का प्यार, विश्वास, आस्था बढ़ी ना मेरे ऊपर। कम हो 34 से 33,000 होता, 31 होता, 500 कम होता, 1000 कम होता तो लगता कि भाई हम अच्छा काम नहीं कर रहे। 34 से 42,000 हुआ, 25% वोट बढ़ा मेरा और हम चुनाव हार गया।
चुनाव हार गए, मार्च में चुनाव हारे, अप्रैल मई छोड़ दो, जून में चुनाव हुआ, अभिलाषा जी को हमने चुनाव लड़ा दिया, निर्दल। चुनाव चिन्ह सुराही। सुराही, अच्छा हाँ, पहला ना सुराही हाथी ठीक, था, ठीक, ना ठीक, पंजा था, ना साइकिल था, हम्म, ना फूल था। चुनाव चिन्ह सुराही। सुराही था, हाँ। और 80 में से 80 वार्ड जीते हैं। 80 से 80 वार्ड, इलाहाबाद में 80 वार्ड है, 80 में हम जीते हैं, ठीक। तो ये मेयर हो गया। फिर आप कांग्रेस में? नहीं, 80 वार्ड जीत गए, चुनाव जीत गए। हम्म, आदरणीय अमित शाह जी प्रभारी बन के आए। हम्म, ये 2012 में हम जीते, 2013 की बात बता रहा हूँ। हम्म, 2013 में जब वो प्रभारी बन करके आए, आदरणीय मोदी जी हाँ, लोकसभा चुनाव, प्रधानमंत्री के उम्मीदवार घोषित हो चुके थे, तो यहाँ पर उन्होंने देखा, चर्चा थी, सभी जगह सर्वे हुआ था, कैसे क्या कौन जीत सकता है कैसे। पूरे उत्तर प्रदेश में बीजेपी के उस समय 12 मेयर थे, हम्म, 11 पे बीजेपी, और यहाँ बीजेपी की जमानत जब्त थी हम्म, निर्दल पे। तो उन्होंने मुझे बुलाया, मेरे साथ बैठ के बातचीत हुई, मतलब घंटों बात हुई, 1 to 1। अब आप और अमित शाह, हाँ, और कोई नहीं कमरे में? कोई नहीं। किस बारे में बातचीत हुई थी? नहीं, यही चुनाव जीतना कैसे, अच्छा, ठीक, राजनीति में ठीक, कैसे आना, जैसे जितनी है बात तो आपसे हुई, लगभग इतनी बात। ठीक है, इसमें थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो सकता है। ज़्यादा वाला होगा तो हमको बता दीजिएगा। नहीं, कम ज़्यादा कुछ नहीं। तो इतनी बात हुई, बात होने के बाद उन्होंने कहा हमारी पार्टी में आ जाइए। हमने कहा सर ये तो बड़ा निर्णय, हम सोच के बताएंगे। हम्म, फिर मैं यहाँ आया, मैंने भाई एक विधानसभा का विधायक था, हम्म, 3 विधानसभा में मान लीजिए मेयर हो गया, लेकिन विधानसभा जो सीट, लोकसभा की जो सीट थी उसमें एक ही विधानसभा थी, 4 गांव की थी, 12, करछना, मेजा, कुराऊं। जी, तो हमने 12 से भी बुलाया अपने लोगों को, करछना से भी बुलाया, मेजा से भी बुलाया। सब ने कहा नमो नमो, वाह भैया तुम बीजेपी से लड़ा। एक ने तो हद ही कर दी। शंकरगढ़ में गोपाल केसरवानी हैं, बीजेपी के पुराने नेता हैं, और मुरली मनोहर जोशी जी का तमाम मतलब उन लोगों के साथ काम रहा। बॉर्डर लगता है। हाँ। हाँ। एक पुलिस के दरोगा ने उनको 2-3 थप्पड़ मार के जीप पे बैठाल करके ले जाके लॉकअप में बंद कर दिया था। हम्म, उनको लग रहा था कि ये बसपा के मंत्री हैं और मैं बीजेपी का आदमी रहा हूँ, इनके चुनाव में भी मदद नहीं किया, तो पता नहीं मेरा सुनेंगे कि नहीं सुनाएंगे। उन्होंने बताया नहीं। मुझे किसी ने बताया कि गोपाल चाचा सम्मानित आदमी है, और दरोगा ने बदतमीजी करके बंद कर दी। मैंने एसएसपी से बात करी, हमने कहा मारने का अधिकार किसने दिया, और उसको सस्पेंड कराया। जब वो सस्पेंड हो गया, फिर जो भी दरोगा पोस्ट हुआ, हमने कहा देखिए व्यापारी वर्ग हैं, व्यापारी को परेशान मत करना, नहीं व्यापारी को परेशान करो तो 1 मिनट नहीं रहोगे। अरे गोपाल चाचा हमारे चाचा हैं, इनका ध्यान रखना। तो चाचा बहुत खुश थे, सब बातचीत हो रही थी, ऐसे उठे, वो लंगड़ा के चलते हैं थोड़ा, गांव में जैसे होते नहीं बनिए, हवाई चप्पल पहने हैं, गंदा कुर्ता पहने हैं, होते करोड़पति अरबपति हैं, साबुन तेल मंजन किराने काजू मेवा सब बेचते हैं। ऐसे निकले और 50-50 हज़ार की 2 गड्डी निकाले। ए बेटवा तू बीजेपी से, लंगड़ा के चले, और ए बेटवा तू बीजेपी से लड़ा, नमो नमो वाह, ये ले 1 लाख। अरे हम कहा चाचा हम पूछे बड़े बुलाए, पैसा ना चाहिए रखो का। तो कहा नहीं बेटवा तू लड़ा बीजेपी से। तो मैंने समझा कि इतना उत्साह है लोगों में। मैंने 5 विधानसभा में पूछा, सब ने ही कहा। तो 25 दिसंबर 2013, 24 दिसंबर 2013 अमित भाई का फ़ोन आता है कि नंदी जी कहाँ। हमने कहा सर इलाहाबाद हैं। कैसे कल सुबह दिल्ली आ सकते हैं 8 बजे? में कहा आ जाएंगे सर। बताएं आप? क्या मोदी जी मिलेंगे। तो मैं गया। हाँ, उस समय कोहरा इतना, दिसंबर का महीना, 25 दिसंबर, भयानक कोहरा। हमने ट्रेवल एजेंट से फ़ोन किया कि भाई ट्रेन बुक करा तो जाना है। तो कहा भैया कल प्रयागराज 9 घंटा लेट रही, वहाँ सुबह 8 बजे पहुँचना है। तो हम कहा फ़्लाइट कराओ, बनारस से फ़्लाइट, लखनऊ से फ़्लाइट, सब कोहरे की वजह से डिले थी। तो एक आप जानते हैं टोनी गुप्ता हैं साउथ अफ्रीका के जी, वो मुझे, क्योंकि उनकी मम्मी आई थी यहाँ पर, हम लोगों ने गंगा स्नान कुंभ मेले में बड़ी वो की थी,
तो टोनी गुप्ता जी कहते थे मेरा जहाज़ पड़ा रहता है, नंदी भाई राहुल गांधी यूज करते हैं, सोनिया गांधी, मुलायम सिंह, अखिलेश सब यूज करते हैं, कभी भी आपको ज़रूरत हो तो बताइएगा, ये वो रखा रहता है। तो मुझे लगा इससे ज़्यादा ज़रूरत तो हो नहीं सकती भाई, भावी प्रधानमंत्री जी से मिलना, अमित शाह जी से मिलना। तो उनसे पूछा, बोले अरे नंदी भाई आपने पहली बार कहा, मम्मी की इतनी सेवा करी, मैं भेजता हूँ। फिर उनका फ़ोन आता है कि नंदी जी वो विजिबिलिटी नहीं दिखा रहा है, 9:30 बजे उड़ेगा यहाँ से, 11 बजे पहुँचेगा, छोटा जहाज है। 11 बजे पहुँचे, कोई मतलब नहीं। तब तक बज गया 8, 8:30, 9:30 की ट्रेन थी प्रयागराज। मैंने अपने एक आदमी को फ़ोन किया, बोले भैया अब तो खिड़की उड़की बंद हो चुकी है, टिकट मिलेगा नहीं। हम गए बिना टिकट बैठ लिए ट्रेन पे। अच्छा, हमने कहा हमारी BMW उससे चलते हैं, तो हमारा अनवार ड्राइवर कह रहा भैया ट्रेन तो भी पटरी पे रेंग रेंग के चलती है, BMW तो मतलब 1 फुट भी नहीं दिखाई देता, एक्सीडेंट के चांस अलग। हम कहा अनवार भाई चलना है तो चलना है, तुम BMW से चलो, हम ट्रेन से चल रहे हैं, कहीं जाम जूम होगा या कोहरा होगा तो हम फिर गाड़ी में बैठ लेंगे। खैर BMW भी निकाल दिया और ट्रेन पे भी। ट्रेन रोज़ लेट होती थी 8-8 घंटे, उस दिन एक बूंद नहीं ली, मतलब 1 सेकंड लेट नहीं हुई। 7 बजे पहुंच गए दिल्ली, नहाए, हाँ नहाए धोए और पहुंच गए गुजरात भवन। गुजरात भवन गए तो सबसे पहला मेरा अपॉइंटमेंट था मीनाक्षी लेखी, सीतारमण, निर्मला सीतारमण, बहुत सारे नेता गाजियाबाद यहाँ वहाँ के बैठे थे, भीड़ लगी थी बम्पर। मोदी जी थे, अमित शाह जी थे वहाँ पे। मेरा सबसे पहला अपॉइंटमेंट था। मैं गया तो मुख्यमंत्री के सचिव के रूप में बहुत सारे IAS थे। वो मुझसे पूछते हैं कि आपके पिताजी पॉलिटिशियन हैं? तो हमने कहा नहीं, मैं खुद ही मंत्री रहा हूँ। मतलब आदमी मेरा हाव भाव, पहनावा उड़ावा भी मतलब बहुत वो जैसे नहीं ट्रेडिशनल कुर्ता पैजामा है, पान खा के उस टाइप से नेता टाइप तो लगता नहीं। और मेरी शुरू से फ़ोटो देखेंगे तो ऐसे ही रहा, कलरफुल कपड़े पहनना ये वो। तो बोले आपके पिताजी पॉलिटिशियन? मैं कहा नहीं भाई, मिनिस्टर रहा हूँ मैं मायावती सरकार में और इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस हो। खैर 8:30 बजे तुरंत बेल बजी और मैं गया अंदर। तो अमित शाह जी से दूसरी मुलाकात थी, मोदी जी से पहली। बट नेचुरल है कि मोदी जी की तरफ आकर्षण है, उनका पैर छूने लगे, तो मैं पैर छूने लगा तो उन्होंने मुझे गले लगाया। मतलब मोदी जी मुझे गले लगाया तो मतलब मोदी जी का पेट और मेरा कान, मैं झुक करके अदब से मिल रहा था तो मुझे गले लगाया, लंबे हैं तो ऐसे कान। खैर बैठे, पूछा तो जितना पूछा, जितना अभी आपको बताया सारी बात उनको बता दी। उन्होंने कहा ये कठिन होता है राजनीति में, सबकी जमानत जब्त होना, ऐसा होना, कैसे हुआ? तो हमने कहा सर बहुत सारे नेता 1 वे हो जाते हैं, मैं 1 वे नहीं हूँ, मैं 2 वे हूँ। बोले मतलब? मैंने कहा सर मैं चुनाव जीतने के बाद लोगों को खोजना पड़ता है कहाँ है, मैं खुद ही खोज के कार्यकर्ताओं से या अपने लोगों से मिलता हूँ, उनके घर प्रोटोकॉल बना करके जाता हूँ। तो इसीलिए लोग मुझे चाहते हैं। गरीब लड़कियों की शादी में हंडा परात, बल्टी लोटा, जैक साड़ी, ब्लाउज, पेटीकोट, गुड़ चावल, पैसा जो भी हो सकता है, 13वीं है उसमें भी मदद इस तरह करते रहते। फिर खैर उन्होंने कहा तो बोले हमारी पार्टी में आ जाओ। मैंने कहा मैं नहीं सर, मेरे जैसा देश का करोड़ों नौजवान आपका फ़ैन है, आपकी एक बात पर। बोले क्या? तो मैंने कहा आपने कहा टोपी नहीं लगाएंगे तो नहीं लगाया, देश में एक नेता नहीं जो कहे टोपी नहीं लगाएंगे। तो उन्होंने मुझे गले लगा लिया। इतनी बात हुई, फिर मैं चला आया बाहर। तो फिर टीवी पे चल गया यहाँ पर कि नंद गोपाल गुप्ता नंदी का टिकट फाइनल बीजेपी से, ये हो। तो उसी में केसीनाथ त्रिपाठी जी और जो भी लोग रहे, यहाँ आत्मदाह कर लेंगे कार्यकर्ता, मतलब होता ही है जैसे ये सब पॉलिटिक्स में, यही सब हुआ। फिर मेरा टिकट कट गया। मेरे ऊपर RDX बम ब्लास्ट हुआ था। और जब बम ब्लास्ट हुआ था तो मेरा चुनाव, मतलब मैं बिना लड़े रह नहीं सकता था। तो फिर क्योंकि बम ब्लास्ट हुआ, कार्यकर्ता हैं, भग जाएंगे, फिर अगर आप नहीं रहोगे तो फिर आपको कहीं ना कहीं दौड़ा के मार दें। पॉलिटिकली वो मतलब हाँ, पॉलिटिकल डिप के अलावा भैया जो इतनी बड़ी दुश्मनी इन लोगों ने मान रखी, मेरी तो कोई दुश्मनी नहीं, लेकिन ये लोग रखते हैं। और मैं मतलब जीवन में मैंने कभी अन्याय किसी पर किया नहीं, लेकिन अत्याचार मैं अपने ऊपर बर्दाश्त नहीं किया। मैं आप भी सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहा हूँ मुकदमा। मैं कुदरत को मानता हूँ, ऊपर वाले को मानता हूँ, कानून को मानता हूँ, और कोई रास्ता नहीं। इनको सज़ा दिलाने के लिए हमें सुप्रीम कोर्ट तक लड़ना, तो सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ना है। ठीक है, तो फिर आप कांग्रेस में गए वहाँ से? हाँ, तो जब टिकट वहाँ से सब कुछ बातचीत हो गई, टिकट हो जाएगा, सब कुछ हो गया, फिर मेरा टिकट नहीं हुआ तो मैंने कांग्रेस में ज्वाइन किया। राजीव शुक्ला ने और रीता बहुगुणा जोशी ने आपको प्रियंका गांधी से मिलवाया था?
रीता बंगला जो सिंह नहीं मिलाया था। राजीव शुक्ला ने? हाँ, राजीव शुक्ला ने मिलाया था। केवल राजीव शुक्ला का? हाँ, केवल राजीव शुक्ला ने। और राजीव शुक्ला ही आपके चुनाव प्रचार में अमीषा पटेल को लेकर आए हैं? कौन लेकर आया? आप लेकर आए? राजीव शुक्ला जिससे मेरे अच्छे संबंध रहे हैं, अच्छे हैं। हम लोग 28 दिसंबर को दुबई चले जाते हैं। दुबई में शाहरुख खान, न्यू ईयर पार्टी, हिंदुजा, अशोक लीलैंड। सोचिए आके आदमी को टीवी नहीं देखने दिया, वीडियो कॉन के मालिक वीनू गोपाल दूध जी न्यू ईयर पार्टी देते हैं। मैं बता रहा था संपत स्वरूप और ये जो है जिंदगी, संपत स्वरूप मेरे ऊपर हॉल में, मेरे इसके ऊपर हॉल है, 200 लोगों की पार्टी हो सकती है। तो यहीं पर परेश रावल और उनकी पत्नी संपत स्वरूप जो ये है जिंदगी की सीरियल की मतलब लीड हीरोइन और वो मिस इंडिया रही हैं, तो वो बैठी थी हमारे साथ। तो सोचिए ज़िंदगी में क्या से क्या नहीं हुआ मेरे साथ। एक टीवी नहीं देखने दिया, वीडियोकॉन के मालिक दूध साहब हमको अपने बगल में बैठा करके जाते हैं हर साल पार्टी में दुबई? हर साल जाते थे, अब मंत्री हैं नहीं जाते। अब नहीं जाते? अच्छा, हमको याद है जब 2017 के रनअप में बनारस में सोनिया गांधी और शीला दीक्षित का रोड शो था। सुनिए, वहाँ पर लोगों ने कहा अस्पताल के सामने आपने लगवाया था बहुत चौकस। सुन लीजिए, आप पूछिएगा वहाँ के लोगों ने कहा कि नंदी भाई ये पहली बार है कि बीजेपी के लोग मतलब कांग्रेस के मंच में, मतलब आज़ादी के बाद पहली बार है कि कांग्रेस के दफ्तर में आए। तो मानने वाले लोग हैं, चाहने वाले लोग हैं, तो हमारे जो चाहने वाले लोग हैं तो हम वहाँ रहे तो वहाँ पहुँच गए, कांग्रेस के दफ्तर में लोग पहुँच गए। फिर 17 का चुनाव आता है और केशरीनाथ त्रिपाठी बोलते हैं चुनाव नहीं लड़ेंगे। राज्यपाल होने की मंशा थी उनकी और थोड़ा सा वरिष्ठता का बोध भी था शायद, जो भी था। और फिर मतलब केशरीनाथ जी खाली हो गई और बहुत अच्छे इंसान हैं, मतलब आप समझिए इतनी सहृदयता आज हमको, मतलब नहीं वो तो ठीक है, मैं ये बोल रहा हूँ कि केशरीनाथ त्रिपाठी ने सीट खाली की तो फिर से आप चले आए बीजेपी में। मिला गया बीजेपी में, टिकट मिल गया, जीत गए। हाँ, जीत गए नहीं, ऐतिहासिक जीत गए। मतलब शहर उत्तरी, शहर पश्चिमी, शहर दक्षिणी, दक्षिणी में सबसे ज़्यादा वोट और 93,011 वोट पाने वाला, 93,000 वोट पाने वाला मैं पहला विधायक हूँ शहर दक्षिणी में जो आज़ादी के बाद इतना वोट मिला पहली सर आपने जो अपने ऊपर RDX के हमले का जिक्र किया, जो कहानी बताई है, चर्चा है कि दिलीप मिश्रा तो एक प्यादा थे, हमला विजय मिश्रा ने करवाया भदोही के, जिनसे आपकी अदावत के चर्चे इस पूरे क्षेत्र में, प्रयागराज भदोही का जो बेल्ट है, इस बेल्ट में आपके अदावत के चर्चे, आप लोगों की अदावत मतलब दुश्मनी अगर कह लें, अगर आसान तरीके से कहना तो हमारी किसी से क्या दुश्मनी है? हम आटा दाल चावल बेचने वाले, वीडियो चलाने वाले, चाट पकौड़ी बेचने वाले, हमारी किसी से क्या दुश्मनी हो सकती है? आप सोचिए जरा। वो लोग विजय मिश्रा से मेरी कौन सी दुश्मनी होगी? क्या दुश्मनी? मेरा कोई वो ट्रेड अलग है, वो पत्थर बेचता, हम पत्थर बेचते, वो सीमेंट बेचता, हम सीमेंट बेचता, ऐसा तो है नहीं। वो आटा बेचता, हम आटा बेचते हैं। या कोई ऐसा झगड़ा नहीं है कि हमने ज़मीन जायदाद कुछ बहन बेटी किसी की ले लिया। अच्छा, इस आरोप में तब क्या, इस आरोप में कितनी सच्चाई है कि जब मायावती सरकार में आप कैबिनेट मंत्री बने तो आपको इलाहाबाद जब हुआ करता था उस समय यमुना पार के इलाके में 17 घाट दिए गए। 17 घाट दिए गए बालू की खुदाई के लिए। और घाटों का मिलना, घाटों का अलॉटमेंट होना कि आप बालू खोद सकते हो, ये अलग है, लेकिन वहां से बालू निकाल के चैनल करना, बालू निकाल के ले जाना, क्योंकि खनन में माफिया हैं, सब कुछ है, ये सब चलता है। और वो एक बड़ा एक आपके लिए ट्रिकी पॉइंट था, और उस ट्रिकी पॉइंट के चक्कर में वहाँ पे एक छोटा सा स्पार्क होता है और आपके और विजय मिश्रा के बीच में वहाँ से निर्णायक रूप से एक अदावत शुरू होती है, वो दुश्मनी शुरू होती है, जिसको आप शायद नकार रहे हैं। देखिए, अब ये नहीं, नकार नहीं रहे हैं, ये सब कहानी है, बनाई हुई मनगढ़ंत कहानी है। क्या 17 घाट नहीं अलॉट किए गए नंदगोपाल नंदी को? नहीं, आपके लोगों को? नहीं, आपसे संबंधित लोगों को? नहीं, हमसे संबंधित लोगों को कोई घाट नहीं अलॉट किया गया। बालू के खनन? बालू खनन का भी मेरा कोई लेना देना नहीं। मेरे खुद की पत्नी के नाम से बालू का पट्टा हुआ था यहीं पे एक घाट। कब? वो उसी दौरान
लेकिन विजय मिश्रा, जैसे हम लोग अपना आटा बेचते हैं, नमक बेचते हैं, हल्दी धनिया मिर्चा बेच रहे हैं, टीवी में प्रचार करते हैं, वैसे ही ये लोग भय का विस्तार करते हैं। इनका बिजनेस है भय फैलाना। जितना भय फैलाएंगे उतना इनकी कमाई होगी। तो वहाँ पर कालीन उद्योग और सारे उद्योग हैं, सबसे पैसे वसूली करते हैं। इन्होंने सोचा कि भदोही से बढ़ कर के मेरा भय का विस्तार पूरे प्रदेश में हो जाए, इसलिए उन्होंने बम ब्लास्ट किया या कराया, या करने में भी दिलीप मिश्रा, विजय मिश्रा, इन सब का हाथ रहा। तो हमने कहा ना, जैसे हमारा आटा बेचने के लिए हम अपना प्रचार प्रसार करते हैं, तो ये भय का विस्तार करने के लिए, कैसे भय का विस्तार हो, इसका जितना भय का विस्तार हो जाएगा, जितना भय फैल जाएगा, उतना लोगों से पैसा मिलेगा। और लोगों को एग्जाम्पल देते कि नंदी को मरवा दी जो मिनिस्टर था, तो तुम कौन? तो आदमी डर के पैसा मतलब दे क्या दे। केवल संदेश की लड़ाई थी? कोई बस पॉइंट था के क्या? कोई बालू पट्टे नहीं, का रोल नहीं था उसमें? उससे क्या बालू पट्टे से क्या रोल है? बालू पट्टे से वो सब माफिया, और हम लोगों का इस विषय पे कोई लेना देना नहीं। कोई लेना नहीं, बस माफियागिरी पे। माफियागिरी, और मतलब इनका भय का विस्तार करना कि भाई अभी भदोही भर कर रहे हैं, मिर्जापुर कर रहे हैं, तो इलाहाबाद भी हो जाए, कानपुर बनारस भी हो जाए। प्रदेश के मंत्री को मार दिया, नाम आएगा तो प्रदेश में किसी को फ़ोन कर देंगे तो पैसे मिलेंगे। नैनी पुल पे क्या हुआ था सर? दिलीप मिश्रा ने आपको शायद मारा वारा था, आप मंत्री थे। ये सब मनगढ़ंत कहानी है। FIR हुई थी? नहीं, कोई FIR नहीं हुई। दिलीप पे FIR नहीं हुई? हाँ, दिलीप पे FIR नहीं हुई? ना, नहीं हुई। मतलब मैं घूमता हूँ प्रयागराज में तो लोग बोलते हैं, मंत्री जी से पूछ लीजिएगा कि क्या दिलीप मिश्रा ने उनको नैनी पुल पे नहीं उनको मारा था, क्या ये घटना सच है, झूठ है, क्या है? देखिए, मतलब हम बता दें, नंदी माने बैल, किसी की बस की बात नहीं कि मारे और मार खा के नंदी चले आए। हम अन्याय किसी पर करते नहीं हैं, अत्याचार अपने पर बर्दाश्त नहीं करते। मतलब रत्ती मात्र सच्चाई नहीं है। तो खबरें कहाँ चली इतनी? पता नहीं कहाँ से खबरें चली है, मैं तो मतलब है ही नहीं। मैं जितना बता रहा हूँ एकदम फैक्ट है, एकदम सच है, और डॉक्यूमेंट्री प्रूफ होगा। हमारी यहाँ गवाही हुई, गवाही में उन लोग के खिलाफ कोई गवाही नहीं देता, हमने गवाही दिया। आपकी सरकार आई, अब अदावत थी कि नहीं थी, लेकिन आपकी पार्टी की सरकार आई, भाजपा की सरकार आई, और विजय मिश्रा के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो गई। उनके और कर्म, उनका अपना भाई भतीजा FIR लिखा रहा है, आप देखिए, मध्य प्रदेश से उसमें ही जा रहे हैं जेल। उसका भाई भतीजे ने अपने भाई की प्रॉपर्टी कब्जा करना, अपने भाई के साथ मारपीट करना, तो भाई भतीजे ने ही तो करा, उनके रिश्तेदारों ने ही तो कराई। और MP से अरेस्ट हुए तो उनकी बेटी ने कहा कि गाड़ी नहीं पलटनी चाहिए। देखिए, जो ये अपराधी हैं और इनका जब समूल नाश होने लगा, तो ये अपराधियों का डर भय सामने आने लगा। और इसमें क्या बोले कि मतलब जो जैसा करता है वैसा भरता है, एक लाइन की बात। अच्छा सोचो अच्छा होता। देखिए, हमने अच्छा सोचा, अच्छा किया, मेरे साथ कितना अच्छा हुआ। ये इतने बड़े बम ब्लास्ट में जहाँ 2-3 लोग नहीं रहे और मैं बच गया, तो शायद कुदरत का ये आशीर्वाद, कुदरत का करिश्मा, भगवान की कृपा और अच्छा करने की वजह से, अच्छा सोचने की वजह से, लोगों की दुआओं का असर ही तो है इतने बड़े बम ब्लास्ट से बच जाना। सर, आपकी बात में एक चीज़ है कि आप पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के वैश्य समाज का एक बड़ा चेहरा है, और पार्टी खासकर प्रोजेक्ट भी कर रही है वैश्य समाज के साथ, मीटिंग्स वगैरह में आपको लेकर आपके तत्वावधान में आयोजित होना, ये सब चीज़ें हो रही हैं। लेकिन बात ये भी हो रही है कि जिन भी वैश्य बहुल सीटों पर बीजेपी के जो प्रत्याशी हैं, उनको नंद गोपाल गुप्ता नंदी के दरबार में एक बार हाजिरी जरूर लगानी पड़ती है। क्या बोलेंगे, इसका कोई जवाब नहीं है। ऐसा मतलब न मेरे मन में भाव रहता है, न मैं कभी ऐसा मन से सोचता हूँ। लेकिन हाँ, समाज के नाते जो भी लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं, लड़ते हैं, उनकी पैरवी करता हूँ, उनकी पैरवी करता हूँ, और मेरी कोशिश होती है कि उनको टिकट मिले, वो भी चुनाव लड़े, वो भी जीत के आए। चलिए सर, अब कुछ मामले हैं, अब ये हम इन मामलों पर आपका पक्ष सुनना है हमको, तो इसलिए ये पूछा जाना ज़रूरी है। और मैं मोबाइल हाथ में लेके पढ़ूंगा इसलिए क्योंकि मेरे पास थोड़ी डिटेलिंग मैंने लिखी हुई है। केनरा बैंक शाखा प्रबंधक संजीव राय
नंदी आपके विरुद्ध उन्होंने थाना सिविल लाइंस में एफआईआर दर्ज करवाई कि आपके राइस मिल का अकाउंट एनपीए घोषित था। बैंक ने रुपए मांगे, उसी दिन उस खाते में जो रकम आरटीजीएस से आई थी उसे बैंक में लोन अमाउंट में समायोजित कर दिया था। नंदगोपाल गुप्ता नंदी रुपए वापस लेने का दबाव डालने लगे। अपने साथ अकाउंटेंट व अन्य लोगों के साथ आकर शाखा प्रबंधक को धमकाया और नौकरी से निकलवाने की धमकी दी और फोन पर गालियां व जान से मारने की भी धमकी दी। पुलिस ने मामले की विवेचना के बाद नंदी और अकाउंटेंट गणेश के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। अकाउंटेंट गणेश? हाँ, जो खबरें हैं। और इसमें फिर एमपी एमएलए कोर्ट के पास गए लोग और कहा कि आरोपी जनप्रतिनिधि हैं और सरकार में मंत्री हैं और वाद वापसी कर ली जाए, जनहित में है। कोर्ट ने इस दलील को स्वीकार नहीं किया, बोला कि मुकदमा वापस नहीं होगा। क्या है केस? आपने एक बैंक मैनेजर को धमकी दी और पैसे वापस करने का दबाव डाला, एक लोन खाता जो एनपीए हो गया था उस पर। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, बिजनेस करना, बिजनेस में लोन लेना, ये स्वाभाविक प्रक्रिया है, लोग करते हैं और बैंक से लोन उसी को मिलता है। लोन लेना, बैंक का लोन मिलना स्वाभाविक प्रक्रिया, और बैंक ऐसे अंधा हो के या ऐसे किसी को पैसे देता नहीं है। मेरी 3 करोड़ 3.5 करोड़ की लिमिट थी, 3.5 या 3 करोड़ की लिमिट थी। 31,50,000 का टर्म लोन था। बिजनेस है, कभी उधार बेचा, किसी को माल पैसा नहीं आ रहा है, तो 3 महीने अगर ब्याज नहीं जमा होता तो एनपीए हो जाता है अकाउंट। पता नहीं कितने लोगों के अकाउंट एनपीए हुए, फिर जमा किए, रेगुलर हो गए। ऐसा होता है, स्वाभाविक है, और पता नहीं कितने व्यापारियों के साथ होता है। तो मैनेजर आया कि भाई 9 लाख 10 लाख रुपया हो गया है, जमा करा दीजिए, नहीं तो एनपीए चला जाएगा, फिर हम आपको धारा 41 या धारा 8 की नोटिस देंगे, कुछ होता है धारा 14 की नोटिस देंगे। तो हमने कहा आपको नोटिस देने की नौबत नहीं आएगी, आप 15 दिन 20 दिन वेट कर लीजिए। बोले नहीं अभी जमा करा देंगे, 15-20 दिन के पहले नहीं जमा होगा, 15-20 दिन बाद जमा होगा, कहिएगा 2-5 करोड़ जमा करा देंगे। आप सोचिए, आप बिजनेस कर रहे हैं, 3 करोड़ का लोन है आपके पास, 3.5 करोड़ का लोन है, बिजनेस चला रहे हैं, और आप 3.5 करोड़ रुपये बैंक में जमा कर दें और मैनेजर कहे जाओ भागो यहाँ से, खाता बंद। क्या होगा? मेरी जगह कोई दूसरा व्यापारी होता तो आत्महत्या कर लेता, सुसाइड कर लेता। मैंने 3.5 करोड़ रुपये 3 करोड़ वो 15 लाख 9 या 15 लाख रुपये ओवर ड्यू था। मतलब मेरे पास ऑप्शन था 15 लाख जमा करके अकाउंट रेगुलर हो गया, अपना लेन देन करते रहते। लेकिन मेरी आदत है, मैं कभी भी कैश क्रेडिट की जो लिमिट होती है बैंक की, पहले पेन से लिखा जाता था, लाल पेन से लिखा जाता था जब ओडी रहता था, और क्रेडिट लिमिट मतलब पहले डेबिट बैलेंस है तो लाल पेन से, और क्रेडिट बैलेंस है तो नीले पेन से लिखा जाता था। तो मेरी आदत थी साल में 1 बार 2 बार क्रेडिट मतलब नीले पेन से लिखवा ही देता हूँ लिमिट में। तो मैंने उसमें पैसा जमा कर दिया 5-6 करोड़ रुपए, आरटीजीएस करा कि मेरा एक प्लाट बिका था सतरिया में, और पैसा आया, हमने जमा कर दिया। मैनेजर को बोला था कि भाई 15 दिन रुको, 15 दिन गया, 12 दिन में जमा कर दिया। अब हमने 5 करोड़ जमा किया, हमने फिर 2 करोड़ रुपए धान वालों को देना था, धान का सीजन था, हम कहा जाओ 2 करोड़ निकाल के लाओ। तो कह रहा नहीं, अकाउंट बंद हो गया है। ये सच्चाई है, ये होना चाहिए। आप बताओ, आप पत्रकारिता में हो, किसी भी व्यापारी के साथ हो गए, सुसाइड कर लेगा कि चल लोन लेने के लिए उसने फैक्ट्री लगाई, इतना प्रॉपर्टी रखा, लोन लिया, और लोन में 15 लाख बाकी, 15 लाख दे दिया। 15 लाख देना चाहिए आदमी को, 3 करोड़ जमा किया, 5 करोड़ जमा किया, तो कह रहे भैया सब लोन बंद, या अपना 1 करोड़ 1.5 करोड़ ले लो। इतना किसी और व्यापारी के साथ हो तो सुसाइड कर ले, मर जाए या मार डाले, वहीं आत्मदाह कर लेगा बैंक के सामने। तो जबकि मैनेजर ने बोला था कि नहीं कोई बात नहीं, आप 15 लाख जमा करा दीजिए। मैंने जमा करा दिए 5-6 करोड़ रुपए। अब 5-6 करोड़ के बाद वो कह रहा है कि ऐसा है, पैसा तो है नहीं। तो मेरा मैनेजर वाजपेयी जी, ये जो गणेश आप बता रहे हैं, बीके वाजपेयी जी, बीके वाजपेयी 8/2/95 को 8 फरवरी 95 को हम रजिस्टर्ड हुए हैं।
वो मेरे यहाँ आए पेस्ट कंट्रोल ना, पेस्ट कंट्रोल। हाँ पेस्ट कंट्रोल में वो काम करते थे। वहाँ से रिटायर होने के बाद मेरे आए 8/2/95 में आदमी आया, और 2009-10 की कब की घटना है ये? ये घटना 12 सोचो 12, तो 95 और 17 साल के बाद, अब 60 साल में रिटायर होता आदमी, 58 साल में होता था, तो 58 7 65 10 75 साल का आदमी उनको धमकाएगा? मैं अपने मैनेजर के साथ गया, कहा मैनेजर साहब क्या कर रहे हो भाई? नहीं धमकाया। क्यों धमकाएंगे? हमने कहा हमारा पैसा दे दो भैया। तो कहे नहीं भैया पैसा तो अकाउंट तो बंद हो गया। हम कैसे कैसे क्लोज हो जाएगा? सुनिए, हमने पूरी बात सुन लीजिए, समझ में आ जाएगा। हम कैसे कैसे क्लोज हो जाएगा? नहीं सर वो सॉरी मेरा क्लोज हो गया है ये वो। तो हम कहे कौन से कैसे क्लोज कर दिया? तो बोले नहीं सर एक बार आप हेड ऑफिस में बात कर लीजिए। हम कहा हेड ऑफिस कैसे बात कर लें भाई, हमने जमा यहाँ किया, हेड ऑफिस बात नहीं। बोले हेड ऑफिस। तो हम कहा हेड ऑफिस आप मेरे साथ चलिए। बोले कल सुबह चलेंगे। तो हम कहा ठीक है कल सुबह चलिए। कल सुबह जब मैंने फ़ोन किया तो बोले नहीं सर आप पहुँचिए, मैं 10 बजे थोड़ा काम है बैंक में आ गया है, 10 बजे काम निपटा के पहुँचूँगा। 10 बजे फिर फ़ोन किया तो कहा सर बस मैं निकल रहा हूँ। मैं 7 ही बजे निकल गया। 10 बजे फिर फ़ोन किया तो बोले सर मैं आ गया था यहाँ 12 बजे। 12 बजे फ़ोन किया तो बोले मैं ऊँचाहार तक आ गया था। फिर बैंक मैनेजर वो हमारे हेड ऑफिस ने कहा कि तुम मत आओ, आने दीजिए हम बात कर लेंगे। मैं गया वहाँ तो मुझसे बातचीत की है। फिर मैंने उससे पूछा आए नहीं? बोले नहीं हमको हेड ऑफिस ने कहा कि मना कर दिया, मैं आधे रास्ते से वापस आ गया। तो मैंने कहा कोई बात नहीं तुम वहाँ रहना, मैं आ रहा हूँ आपके हेड ऑफिस से मिल के आ रहा हूँ। हेड ऑफिस वालों ने कहा कि आप लोन का नया अप्लाई कर दीजिए और हम आपको लोन कर देंगे। तो मैंने कहा कि अगर हम नया अप्लाई कर दें और आप लोन कर देंगे 2-4 दिन लग ही जाएगा, तो तुम कौन? तुम्हारे जैसे 100 बैंक, जो आदमी 5 करोड़ रुपए की लिमिट 3 करोड़ की लिमिट एक बार में जमा कर सकता है, तो उसको तो 100 बैंक देने के लिए तैयार खड़ा रहेगा। लेकर हम डिफ़ाल्टर थोड़ी रहे कि हम लेके भगे रहे, आप हमको मांगते रहे, ढूंढते रहे, नहीं दिया। हम एक बार में अगर 5 करोड़ रुपए किसी 3 करोड़ की लिमिट में जमा कर सकते तो कोई भी बैंक हाथों हाथ लेके दे देगा। नहीं लेना है लोन हमें। फिर हमने उससे कहा कि हम आ रहे हैं, तुम रहना, हमें मिलना है, बात करनी है, हमारी प्रॉपर्टी के पेपर दो। तो कहा ठीक है। मैं जैसे ही कुंडा पहुंचाऊंगा मेरे पास पत्रकारों का फ़ोन आ गया कि आपने मैनेजर को धमकी दी है, FIR लिख रही है। समाजवादी पार्टी की सरकार थी। ये लोग सोचते थे कि हम नंदी पे, मेरे पर 10 लाख रुपए लूटने का मुकदमा लिख गया, पिस्टल लूटने का मुकदमा लिख गया, केवल इसलिए कि जो हम सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहे हैं इनसे समझौता कर लें। अभी आपने कहा कि विजय मिश्रा के भाई भतीजे उन पर केस करवाते हैं। 13 फरवरी 2022 की घटना है। सिविल लाइंस थाने में इलाके में एक अग्निपथ अपार्टमेंट से, अब अग्निपथ कॉलोनी है, वहाँ पे एक एडवोकेट रहती हैं। उन्होंने कहा कि सुरेंद्र सिंह जो उनके पड़ोसी हैं उनसे झगड़ा होता रहता है। 3 फरवरी को एक एक्सीडेंट होता है उनके यहाँ, और एक्सीडेंट में सुरेंद्र सिंह अभद्रता करते हैं और गाड़ी में, बिना नंबर प्लेट की गाड़ी में सवार मंत्री नंदी के भाई निकलते हैं और बोलते हैं कि आज असलहा नहीं लेकर आया हूँ, कल सुबह आकर देखूंगा। क्या तारीख को? 13 फरवरी 2000। आज क्या तारीख है? आज है 23 फरवरी। आप सोचिए कितना झूठा आरोप है। एक बात फिर भी मैं अपने भाई को सेफ नहीं कर रहा हूँ। क्या नाम है भाई साहब का? कृष्ण गोपाल गुप्ता। आपको याद होगा या पता कर लीजिएगा, पता नहीं आप क्या क्या डिटेल लाए, ये डिटेल नहीं लाए कि मैं मंत्री बनते ही सगे मामा के लड़के और सगे बुआ के लड़के, मामा का लड़का मतलब मम्मी का भाई, बुआ का लड़का मतलब पापा की बहन, इन दोनों लोगों के खिलाफ फैक्स भेज करके मुट्ठी खान थाने में FIR लिखा दिया। अच्छा। FIR इस बात के लिए लिखा दिया कि नौकरी के नाम पे पैसे ले रहे थे। अच्छा। तो जब मामा के लड़के मतलब मम्मी का भाई, बुआ का लड़का मतलब पापा की बहन, इन दोनों को FIR लिखा के जेल भेज दिया, तो हम किसको छोड़ सकते हैं? हमने कहा कि हम अन्याय करते नहीं, अत्याचार करते नहीं, अत्याचार अपने ऊपर बर्दाश्त नहीं करते। मेरा जो भाई है, जब मैं विधायक का चुनाव लड़ रहा था तो भी अखबारों में कभी निकलता था नंदी के भाई ने चलाई गोली। मैं विधायक नहीं था, नंदी के भाई से इस चीज़ का विवाद जी। मैंने 1-2 बार समझाने का प्रयास किया कि भाई क्यों विवाद करते हो, नाम मेरा निकलता है और किसी का पैसा बाकी है, किसी तो उसने हमसे कहा कि क्या तुमसे पूछ के दिए थे क्या, क्यों तुम्हारा नाम, हाँ तुम्हारा नाम क्यों निकालते हैं, वो जाके प्रेस वालों से पूछो, हमसे क्यों पूछ रहे हो। तो मैंने
घर छोड़ दिया, मैं दूसरे घर में रह रहा हूँ। मतलब जो अपना पेरेंटल घर है वो घर हमने छोड़ दिया। हाँ, और लिखा पढ़ी में मतलब जो होता है सूट फाइल करके कि मेरे भाई से किसी भी कृत्य से मेरा कोई लेना देना नहीं है, ये विधायक बनने के पहले की बात है। अच्छा। विधायक बनने के पहले की बात है। लिखा पढ़ी में ये सब चीज़ें हो चुकी है, प्रेस को दे चुके हैं, मीडिया को दे चुके हैं, कोर्ट का ऑर्डर मेरे पास है। उसके बाद भी आज अगर ये निकालते हैं तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है और ये निकालना चाहिए। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने सगे मामा के लड़के के खिलाफ़, सगी बुआ के लड़के के खिलाफ़ FIR लिखाने में कहीं कोताही नहीं की, कहीं कमज़ोरी नहीं की कि एक ये मैसेज होना चाहिए। मेरी मम्मी नाराज़ हो गई मुझसे, क्योंकि आपको भी अभी मैं पूछूं, आपकी बुआ का नाम तो आपको याद होगा, फूफा का नाम आपको जोर लगाना पड़ेगा तो किसी से पूछना पड़ेगा, मामा का नाम याद होगा, मामी का नाम पूछना पड़ेगा किसी से। जनरली बुआ का नाम याद रहता है आदमी को, मतलब जिनसे हम डायरेक्टली रिलेटेड हैं उनका पता होता मामा है, का याद रहता है। जिससे हाँ, वो शादी की है, हाँ, तो वो नहीं। अक्सर कभी लोग भूल जाते तो मैंने कहा कि चलो वो जेल चले गए, एक मैसेज हो गया, अब इनको छुड़वाना है। तो मम्मी से हमने कहा, मम्मी वो गीता बुआ वाले फूफा का नाम बताए। तो कहीं काहे बारे में कहा, वो जो ये लोग जेल चले गए तो छुड़वाना है। कहीं रहा तो बड़के मंत्री बने हो, हम छुड़वा ले। मतलब गुस्सा हो गई, 2 महीना बोली नहीं हमसे, बात नहीं करी। हाँ, ये इसलिए मैंने मतलब कि कोई भी व्यक्ति मेरे नाम का दुरुपयोग ना कर सके, मैंने ये FIR लिखाई। तो आज जो अखबार निकाल रहा है, अखबार कह रहा है, मीडिया कह रही है, या उसकी एप्लीकेशन आप देखिए कि मसला आज लेके नहीं आया हूँ, कल लेके आऊँगा। मनगढ़ंत कहानी नहीं लगती आपको? आप पत्रकार हैं, दुनिया देखे हुए हैं, इसको देख नहीं। हाँ, मैं आप अगर इंट्यूशन की बात कर रहे हैं तो पत्रकार नहीं, मैं उसी मतलब एक ह्यूमन, आप ऐसे सोचिए, जितनी इसमें कहानी नहीं लग रही कि कहानी बना के लिखा गया है। मैं कौन होता हूँ फिर जज नहीं, करने वाला? आप जज करने वाले नहीं, बैठा नहीं। हूँ यहाँ पे। तो मैं फिर भी मेरा इससे कोई लेना देना नहीं, ये जग जाहिर है और एक प्रेस वाला, मीडिया वाला भी जानता है। और बस इसको मैं मतलब बहुत तूल देना नहीं चाहता ना इस पे, मैं इस पे अच्छा, कोई आप बात घर करना की बता चाहता। रहे थे, आप घर के बारे में बताए, तो मैं घर आ रहा था और गली में घुसा, एकदम मस्त झक 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 लाइट लगी हुई है, सारे मकान एक रंग में रंगे हुए हैं, जिसको भगवा रंग कहते हैं, उस रंग में रंगे हुए हैं। आप इस सरकार में जब मंत्री बने तो उसकी बात किए हुए हो? हाँ, ये शायद 2019 में हुआ, 2018 में, 19 में, ना 19 में हुआ। देखिए, मैं 12 जुलाई 2010 को मेरे ऊपर बम ब्लास्ट हुआ। हाँ, 12 जुलाई 2011 से मैं पुनर्प्राप्त जन्मोत्सव मनाता हूँ। ठीक है। उस जन्मोत्सव में क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ये मेरा जो दूसरा जीवन है, भगवान शिव जी को मैं जल चढ़ाने जा रहा था, सावन का महीना था, तो शायद उन्होंने ही मुझे नई ज़िंदगी दी है। तो मैं ठीक उसी समय, जिस समय बम ब्लास्ट हुआ था, उसी समय रुद्राभिषेक शुरू करता हूँ, पूजन करता हूँ और भंडारे का कार्यक्रम आयोजित होता है। तो इस साल 10 साल होता रहा। अभी पेंट माई सिटी के तहत नहीं, पेंट माई सिटी में बहुत जगह पुल पे देख रहा हूँ, बहुत जगह पेंट करा दिया गया। बनारस देखेंगे, अयोध्या देखेंगे, आप हजरतगंज देखेंगे, उसी तरह से। तो पेंट माई सिटी के तहत इसको डेवलपमेंट, सजाने का प्लान किया गया, सजाने का काम किया गया। एक समाजवादी पार्टी के नेता, आपके और कमल कुमार केशरवानी, 2 लोग और 2-4 लोगों के ऊपर उन्होंने मेरे ऊपर तो नहीं लिखा था, आपके ऊपर केस लिखवाया कि जबरदस्ती धमका के पुतवा दिया। कमल केशरवानी कुछ लगते हैं आपके ना, कजिन बताया? नहीं, देखिए, कमल कुमार केसरवानी बच्चा मेरा जो बता रहा हूँ ना, कृष्ण गोपाल गुप्ता, ये मेरा सगा भाई है जी। मेरी मम्मी की 3 बहनें हैं। तीनों बहन आज भी, वो एक करेहटी में रहती है गांव में, एक धमसेड़ा में रहती हैं। उनके बच्चे आज भी किराने की दुकान और कॉस्मेटिक की दुकान चलाते हैं, कोई सब्जी भाजी बेचता है। मम्मी, मान लीजिए मनौरी हमारा ननिहाल है, तो पूरा गांव ननिहाल है, मामा नाना करके हम लोग सम्मान देने का काम करते हैं, मौसी करके हम सम्मान। तो मम्मी के दादा की लड़की
है, उन्हीं का बेटा है। अच्छा, तो क्या धमकाने के जो आरोप लगे, एफआईआर सब लगे? फर्जी। देखिए आप कह रहे हैं, जब समाजवादी पार्टी का कोई विरोधी नेता इस तरह आप जाइए यहाँ से 100 घर में सर्वे करिए, 100 घर में, और 100 घर के सर्वे करने के बाद आइए मेरे साथ बैठिए। अच्छा पत्रकार बन के पूछ लीजिए, गैर पत्रकार बन के ऐसे ही दिल्ली से आए सर्वे करने आए पूछ लीजिए, मेरा नाम लेके पूछ लीजिए, बिना नाम लिए पूछ लीजिए, 100 में सर्वे करके आइए बैठिए। तो 100 में अगर आपको 90 आदमी बोले कि नहीं यार अच्छा आदमी है, अच्छा इंसान है, कभी किसी पे अन्याय अत्याचार नहीं किया, 15 साल की राजनीति में एक आरोप नहीं लगे, तो ऐसे ही अब तमाम कोई किसी को आरोप लगा करके अपना उल्लू सीधा करने, चुनाव के समय ही ऐसी बातें क्यों आती हैं? फेयर इनफ। स्टाम्प भी था सर आपके पास, स्टाम्प विभाग भी था? हाँ, स्टाम्प विभाग में 350 तबादलों की फाइल सीएम योगी आदित्यनाथ के पास पहुंचती है तो वो आंखें तरेरते हैं। स्टाम्प क्या करते विभाग हैं? आंखें तरेरते हैं। अच्छा, आपको? हमको काहे तरेंगे? तो फिर हमको कहाँ तरे रहे? कहाँ से आपने आँख देख लिया तरे रहे? क्योंकि आंख इसलिए तरेरते हैं कि नंदगोपाल गुप्ता नंदी को स्टाम्प विभाग से अलग किया जाता है। नहीं, हमको अलग नहीं किया जाता। सुन उनके लीजिए, खिलाफ आपके द्वारा किए गए मंत्रिमंडल का रिसफल होता है, वित्त मंत्रालय किसी के पास चला जाता है, एजुकेशन किसी के पास चला जाता है, किसी के पास पूरा रिसफल होता है। वो रिसफल हुआ, उसमें कौन सी मतलब इसमें नई बात क्या हो गई? अरे मेरे पास एक मंत्रालय जाने के बाद 3 मंत्रालय आ गया, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग आ गया। अंतर्विरोध नहीं हुआ था सर? बिल्कुल अंतर्विरोध नहीं हुआ था। क्या आपके द्वारा किए गए तबादलों को सीएम योगी ने रोल बैक नहीं किया था, वापस नहीं किया था? नहीं, सीएम योगी जी देखिए इस प्रदेश के मुखिया हैं। प्रदेश के मुखिया को सबकी बातों को सुनने का अधिकार है, सुनते हैं, और योगी जी न्याय करने वाले इंसान हैं। योगी जी सबकी बातों को सुनते हैं। उसमें उनका संघ जा कर के मिला कि भाई हमारे साथ बीमारी हजारी तमाम चीज़ें लगा करके दिया, तो उन्होंने 1-2 को निरस्त करने से अच्छा सभी निरस्त कर दिए। अपनी उन्होंने तकलीफ़ बताई कि मेरी ये तकलीफ़ है, मेरी ये तकलीफ़ है। जबकि जो भी ट्रांसफ़र हुए थे तो कहीं कोई सीनियर मिनिस्टर की चिट्ठी से हुए थे, कोई सीनियर। एक पॉलिसी बनी थी कि 15 साल से जो भी क्लर्क बाबू हैं वो दादागिरी करते हैं, और दादागिरी में कोई सब रजिस्ट्रार को मारपीट करा देता है, कोई सीएमओ के साथ मारपीट करा देता है, तो वो एक नीति बनी थी, उस नीति के तहत तबादले हुए थे। आप माइनॉरिटी वेलफेयर, हज और वक्फ ये सब देख रहे हैं विभाग। गाजियाबाद में हज हाउस बना था, उसको कुछ बदल दिया गया। कहाँ बदल दिया गया? कैलाश मानसरोवर। ना। और योगी जी जाते हैं तो कहते हैं कि पिछली सरकारों में हज हाउस बनवाए जाते थे, हम कैलाश मानसरोवर भवन बनाने वाले। नया बन रहा है कैलाश मानसरोवर भवन, हज हाउस से उसका कोई लेना देना नहीं। क्या हज हाउस और 80-20 कब्रिस्तान शमशान, क्या माइनॉरिटी वेलफेयर मिनिस्टर होने के नाते, मंत्री हैं, सरकार हैं, आप क्या कहेंगे? देखिए इस पूरे इस देश के पे जो बार बार पिछली सरकारों पे ये कहने के साथ कि पिछली सरकारों ने क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन हम फिर वो वहाँ पे 80 और 20 जैसा भी बयान जोड़ते हैं। कई इलाकों में हम जाते हैं, मुस्लिम मतदाताओं से मिलते हैं, वो कहते हैं कि सर बीजेपी की नीतियाँ अच्छी हैं, मान लीजिए हम ये मान भी लें, तो ये 80 और 20 क्या है? क्या हम 20 उनके एजेंडे में शामिल नहीं हैं, उनके पॉलिटिकल मोटिव में शामिल नहीं हैं? हम अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री का क्या सोचना है इस पर? देखिए समाजवादी पार्टी, बसपा और कांग्रेस ये मुस्लिम समाज को डरा डरा करके वोट तो लेती रही, कभी इनके विकास के बारे में उन्होंने सोचा नहीं, कभी इनको आगे बढ़ने के लिए सोचा नहीं। इनके बेटे पंचर बनाए, इनके बेटे स्कूटर के मिस्त्री रहे, इनके बच्चे फुटपाथ पर पंचर की दुकान लगाएं, यही तक उनको सीमित रखा, डरा के वोट लिया। इनके विकास के लिए इनके लिए कुछ किया नहीं। हमारी सरकार ने सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास सिर्फ नहीं है नारा, यह है उद्देश्य हमारा, धरातल पर दिखाने का काम किया, धरातल पर दिख रहा है। कितने मुस्लिम देशों में ट्रिपल तलाक पे बैन है और यहाँ पर बैन नहीं था, किसी ने हिम्मत नहीं करी। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस कानून को पास करा करके कितनी बहनों को, कितनी माताओं को
उनका सम्मान वापस दिलाने का काम किया। किसी की बेटी होती, किसी की माँ होती, किसी की बहन होती है, 3 तलाक कहा उसका जीवन खराब हो जाता है, तो वो दिलाने का देने का काम किया। अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम है जिसपे बच्चों को पढ़ाने के लिए, बच्चों को रोजगार करने के लिए लोन दिए जाते हैं। सपा बसपा के समय में बंद पड़ा था, हम आए उसको चालू किए, चालू करके उनको लोन दे करके उनको आगे बढ़ाने का काम किया। तो देखिए ये इस पर कोई भी मुझे नहीं लगता कि चर्चा या बहस की ज़रूरत है। हमारे पास मंत्रालय आया, मंत्रालय में हमने काम किया। मंत्रालय ने काम किया, सरकार ने काम किया, तो सरकार को इस तरह के बयानों का सहारा क्यों लेना पड़ रहा है? मुझे नहीं पता कोई बयान का सहारा लेना पड़ रहा है। हमने सबके लिए काम किया और सभी का हमको वोट मिल रहा है। तो चुनाव के लिए आपको शुभकामनाएं नंदी। थैंक यू, थैंक यू। और रात को 2:15 बज गया है इस बातचीत को करते करते, पता नहीं कब शुरू हुई, कब कंक्लूड होने के कगार पे है। हम लोगों ने नहीं सोचा था इस समय ऐसी बातचीत, इतनी लंबी बातचीत कर सकेंगे, क्या होगा। बहरहाल इन किस्सों पे, इन कहानियों पे, इस पूरी बातचीत पर आपकी क्या राय है? कुछ हमसे छूट गया हो तो क्षमा के साथ हमें कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइएगा कि आप ये सवाल पूछ सकते थे। हो सकता है अगली बार हम पूछेंगे, हो सकता है अगली बार फिर से बातचीत होगी तो हम उन सवालों को फिर से तमाम तथ्यों के साथ पिरो कर रखेंगे सामने। मंत्री जी के, लोगों के, आप सभी के सवाल। आप अपना ख्याल रखिएगा, रेलेवेंट टॉपिक करिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।